हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप जुड़ चुके हो हमारे साथ नो योर स्टेट की कंप्लीट सीरीज के अंदर में, जहां पर हम एक लेक्चर के अंदर में, हर एक नए लेक्चर के अंदर में बेसिकली एक इंडियन स्टेट को कवर करते हैं और सारे के सारे इंडियन स्टेट को यहाँ पर कवर किया जाएगा। स्टेट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हम जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके ऊपर सीधे जंप करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेस्ट बंगाल को कवर किया था। आज वैसे ही भारत का एक और अभिन्न अंग जो हमारा एक खूबसूरत राज्य है तमिलनाडु, इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तमिलनाडु देखिए बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर जाना आता है। तमिलनाडु की अगर आप बात करो, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर स्टेट जाना आता है। साउथ इंडिया का एक स्टेट है ना। अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे इंडियन इकोनॉमी, उस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारी खूबसूरत सिटीज़ हैं, कल्चर और अपने इतिहास के लिए भी फेमस आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर कई सारी जो एनरिचिंग ट्राइब्स है ना, उनसे भी मिल करके आपका काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आपको कभी तमिलनाडु जाने को मिलता है तो। ठीक है, ज़रूर जाना चाहिए इंसान को भाई। अच्छा, आप देखोगे 2025 में ना इस स्टेट की अगर हम सिग्निफिकेंस बताएं पहले कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले, तो 2025 में यहाँ पर एक रिसर्च हुई थी। एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ तमिलनाडु में, थोंतुकुड़ी करके। प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा अलग हो सकता है, लोकल्स हो सकता है उसको थोड़ा अलग तरीके से बोलते हो। यहाँ पर दो साइट मिली थी। एक शिवगलई की साइट मिली थी और एक और हमें साइट मिली थी जिसको आप कहते हो अतिरम पक्कम। ठीक है ना। ये साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है भारत के इतिहास के हिसाब से। वाई? बिकॉज देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योर पीरियड है उसको डेट किया गया है रफली बिटवीन 2600 टू 1800 और 1900 बीसी। ये एक रफ एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है। 100-200 ईयर्स अगर हम ऊपर भी यहाँ पर लेकर के चले तो वही 27 से 1800 के आसपास का समय यहाँ पर निकलता है। ठीक है। अब आईवीसी को अगर आप देखोगे ना तो प्राइमरली कैसा एक टाइम पीरियड है, ये ब्रॉन्ज एज का कल्चर था, ये ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी। ठीक है ना। और आपको पता है कि कल्चर की जब भी हम क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले कॉपर होता है, फिर ब्रॉन्ज होता है और फिर आयन एज आपको आते हुए दिखाई देती है। और इससे पहले आपकी स्टोन एज होती है जो अलग अलग हिस्सों में बटी है, पेलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पेलोलिथिक अपने आप में 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लोअर, मिडल और अपर पेलोलिथिक के अंदर में। ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होता है। तो अब तक हम मानते थे कि जो ब्रॉन्ज एज इंडस वाली सिविलाइजेशन है ये 2600-1900 बीसी के आसपास की है। ठीक है। और आयन एज तो जाहिर सी बात है इसके बाद आई होगी। लेकिन शिवगलई और अतिरमपक्कम के अंदर में कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव एविडेंसेस मिले जिसने हमारी पूरी इतिहास की समझ को चैलेंज किया, बदल करके रखा। वाई? बिकॉज इन दोनों साइड पे से जो आयरन के हमें जो अवशेष मिले बेसिकली उनको डेट किया गया है 3350 साल के आसपास। 30 नॉट साल, 3350 बीसी, यानी कि आज से लगभग 5300 ईयर्स से भी ज्यादा। और ये आईवीसी से भी काफी पीछे हमें ले जाता है। तो बड़ा यूनिक है, बड़ा शॉकिंग हो जाता है यहाँ पर क्रोनोलॉजी को अगर आप देखोगे कि आयन एज जिसको टेक्निकली बाद में आना चाहिए, उसके जो डेट्स है हमें एक मेजर साइट से, वो आपको ब्रॉन्ज एज से भी पहले दिखाते हैं। तो शायद हिस्ट्री को रीराइट करने की यहाँ पर जरूरत हमें पड़े। ऑल्दो हम यहाँ पर आर्कियोलॉजी के लेक्चर को अटेंड करने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए हम सीधा आगे बढ़ेंगे। और भी आप देखोगे ना तमिलनाडु के अंदर में कई सारे महत्वपूर्ण जगहें भी आपको दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल ऊटी एक फेमस हिल स्टेशन है तमिलनाडु के अंदर में। कोडाईकनाल भी, मेरे ख्याल से कोडाईकनाल भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और ये कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है। कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनका हम लेक्चर के अंदर में जिक्र नहीं कर सकते हैं। आपको अगर पता हो तो जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल पढ़ाई की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऊटी जिसकी मैं बात कर रहा था ना, इसको लोकल्स या फिर वहां पर अगर आप जाओगे तो उदग मंडलम भी कहा जाता है। और इस ऊटी के अंदर में कई सारी जो आपकी ट्राइब्स हैं वो भी आपको दिखाई देती है। खासकर भारत की एक बहुत ही बेहतरीन ट्राइब है जिसको टोडास कहते हो, पेस्टोरल कम्युनिटी है। और इनके यहाँ पर पॉलीएंड्री की प्रथा होती है। पॉलीएंड्री आप समझते हो, जैसे द्रौपदी जी के यहाँ थे ना, वो तो एक महाभारत का एक्सेप्शन था। वहाँ कोई रीति रिवाज ऐसी नहीं थी, ऐसी परिस्थिति ही पॉलीएंड्री हुई। वैसा ही सिस्टम होता है कि भाई वाइफ एक है और हस्बैंड कई सारे होते हैं एक फीमेल के। ठीक है। तो इस तरीके की व्यवस्था, पॉलीएंड्री या पॉलीजिनेंड्री की व्यवस्था टोडास के बीच में आपको दिखाई देती थी। इनके आसपास में भी उदगमंडलम से ऊटी से थोड़ा आगे जाओगे तो एक और रीजन है जिसको कोटागिरी कहते हैं, कुछ ही दूरी के ऊपर है। और कोटागिरी में भी एक ट्राइब है जो इनकी पड़ोसी है, कोटाज, है ना। और इनके साथ अच्छे खासे रिलेशन भी हैं टोडास के साथ उनके। अपार्ट फ्रॉम दैट बडागास की ट्राइब है, कुरुम्बा की ट्राइब है। ये भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आपको दिखाई देती हैं इस स्टेट के अंदर में। अच्छा, सदगुरु के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा उनके कुछ वीडियोस वगैरह इधर उधर आपने, है ना। सदगुरु साहब जो हैं उनकी भी जो एक ईशा फाउंडेशन जो है, और जो क्या कहते हैं उसको, आदि योगी जो बड़ा सा स्टैचू एक बनाया है उन्होंने। मैं खुद पर्सनली भी मैं एक दो बार गया हूँ तमिलनाडु के कई सारे हिस्सों में। कोयम्बटूर से यात्रा शुरू करते हुए मोस्ट ऑफ द पार्ट जो तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, उनको गया हूँ, घुमा हूँ। तो वहाँ पर भी आप देखोगे ना तो ये ईशा फाउंडेशन से जुड़ी हुई जगहें जो हैं वो भी इसी स्टेट के अंदर में आपको दिखाई देती हैं। और भी कई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिसकी हम आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस लेक्चर का पर्पस क्या है? कई सारे स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं, अदरवाइज भी जो आपके जीए से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो अगर आपको स्टेट के बारे में एक डीप अच्छी खासी नॉलेज हो।
तो ये 2 हफ्ते पहले हमारा वीडियो आया, तो थोड़ा सा समय लगा बिकॉज बीच में कई सारे एग्जाम आ गए थे, उसके एनालिसिस में, उनके मॉक टेस्ट में अंदर बिजी हो गए थे, और इस सेशन को बनाने में भी थोड़ा समय लगता है बिकॉज 50 तरीके का कंटेंट, एक पूरे स्टेट की जीके को सोचो आप एनालाइज करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, और फिर उसको समराइज करना, कंपाइल करना, टेबल्स में अरेंज करना, क्रिस्प बनाना, कि 5-6 घंटे की सामग्री, नॉलेज आपको 1 घंटे के अंदर में हम यहाँ पर पैक करा के सर्व कर सके। तो थोड़ा सा एफर्ट लगता है। अब उस एफर्ट को जितना आप अप्रिशिएट करोगे, हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा कि हम तेजी से इस सीरीज को आगे कंप्लीट करते जाएं। तो अगर आपको लेक्चर सही लगता है, कोई भी चीज जो आपको पसंद आती है, वो आप जरूर करो। और अगला आप कौन से राज्य को यहाँ पर चाहते हो कि हम कवर करें, विच स्टेट डू यू वांट अस टू कवर नेक्स्ट, यू कैन गिव द सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। एक और बात, ये पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ होती है ना, आपको ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन में मिल जाती है, लेकिन ये पीडीएफ 7 दिनों तक होती है। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि आप 8वें दिन देख रहे हो, तब तक पीडीएफ गायब हो चुकी हो। तो प्लेलिस्ट को भी आप सब्सक्राइब कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और आप फॉरन लेक्चर अपलोड होते ही इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो तो बैंकिंग सिलेक्शन किट जो प्रोग्राम है हमारा, उसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले, टुवर्ड्स द एंड हम एक बार इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है। अब अगर हम एटमोलॉजी देखें, ये इसका नाम जो है तमिलनाडु का, ये कहाँ से आया है, तो तमिलनाडु ट्रांसलेट होता है डायरेक्टली इनटू तमिल कंट्री। नाडु जो शब्द है ना, उसका मतलब लैंड होता है या कंट्री या फिर स्टेट। तमिल बेसिकली एक भाषा है। इंडिया के अंदर में अगर आप देखोगे, अगर हम इंडिया के लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन की बात करें, 4 मेजर लिंग्विस्टिक फैमिलीज हैं। फैमिलीज का मतलब समझ रहे हो, एक एक फैमिली के अंदर में आपकी सैकड़ों भाषाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो यहाँ पर कैटेगरी होती है लैंग्वेज की इंडिया में, वो है इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली। और इसी इंडो यूरोपियन को जब आप ब्रेक करोगे, तो इसके अंदर में आपको 3 हिस्से दिखाई देंगे। वो 3 हिस्से आपके सामने ये रहे, DIA। डी क्या है यहाँ पर, डार्डिक लैंग्वेज, ये आपकी कश्मीर वगैरह के रीजन में थोड़ी बोली जाती है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बोली जाती है। ईरानियन इंडिया में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, खासकर पार्टीशन के बाद से मॉडर्न जो इंडिया है 1947, ईरानियन बहुत कॉमन भाषा हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भाषा के तौर पे नहीं दिखाती। इनफैक्ट जो ईरानियन पॉपुलेशन भी है ना, जो पर्शियन पॉपुलेशन भी आपको भारत के अंदर दिखाई देती है, पूरी महाराष्ट्र और गुजरात में, और उसमें भी आपका 2 लाख की से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, 1-2 लाख की पॉपुलेशन है, और वो भी आपकी मुंबई के अंदर में ज़्यादा आपको बसी हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 2 ही स्टेट में मिलते हैं कॉमनली, अनटिल अनलेस कहीं माइग्रेशन करके या किसी वजह दूसरे वजह से आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो गुजरात में भी बहुत ही कम हिस्सा है, ज़्यादातर महाराष्ट्र में भी मुंबई के अंदर में आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ए जो है, ये आपकी इंडो आर्यन भाषा है, और इसी इंडो आर्यन के अंदर में आपकी मैथिली, बाघी, बघेली, ब्रिज भाषा, बुंदेली, अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी भाषा जो है आपकी है, ठीक है ना। इसी के अंदर में आपकी कई सारी यूरोपियन जो भाषाएं हैं वो भी आती हैं, इसलिए इंडो यूरोपियन नाम है। इंडो आर्यन के अंदर नहीं आती, ऑल्दो यूरोपियन भाषाएं इंडो यूरोपियन सुपर फैमिली जो है उसके अंदर में आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मराठी आपकी है, असमीज आपकी है, गुजराती आपकी है। ये सारी भाषाएं इस पर्टिकुलर इंडो आर्यन एक कैटेगरी के अंदर में आपको दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी हमारी एक फैमिली, इसको आप द्रविडियन फैमिली कहते हो। ये अपने आप में 3 हिस्सों में बटी है, सेंट्रल द्रविडियन, साउथ द्रविडियन, और एक और हिस्सा है नॉर्थ द्रविडियन। इसमें तमिल से लेके, तेलुगु से लेके, मलयालम से लेकर के, तुलु से लेकर के, कन्नड़ से लेकर के, जितनी भी साउथ की भाषाएं हैं, कई सारी ट्राइबल भाषाएं भी, ये जो टोडास और कोटास की भाषा है ना, वो भी इसी कैटेगरी में आती है, द्रविडियन। तो उसी का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, एक तिब्बतो बर्मन फैमिली है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में बोली जाती है, और ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है, जो आपको सेंट्रल और सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया में दिखाई देती है। ईस्टर्न इंडिया के जो राज्य है वहाँ पर खासकर कई सारे ट्राइबल जो भारत के हैं, वो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं को यहाँ पर बोलते हैं। ये भी 2 हिस्सों में बटी है, एक इसका मोनखमर ग्रुप है, मोनखमर ग्रुप है, कुछ लोग इसको मोनखमेर भी बुलाते हैं, और दूसरा एक जो ग्रुप है वो इसका ज़्यादातर आपको कहाँ पे दिखाई देता है, ईस्टर्न इंडिया में, इसको मुंडारी सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज की बात छोड़ते हैं, लैंग्वेज का जिक्र इसलिए करना पड़ा बिकॉज इसका लिटरल मतलब है तमिलनाडु का होमलैंड्स ऑफ द तमिल। तमिल क्या है, एक आपकी द्रविडियन लैंग्वेज है। नाउ ये जो तमिल है, द टर्म तमिल लैंड, इट अपीयर्स इन द एंशिएंट संगम एपिक। सबसे पहले बार शीलपतकरम जो आपका एक, या शीलपतिकरम जो आपका एक एपिक है, संगम लिटरेचर है, वहां पर आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। एग्जैक्ट लाइंस हमें समझने की, कहाँ पर लिखा है एग्जैक्ट लाइंस, को एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए जरूर आप इसको भी कहीं नोट डाउन कर सकते हो, या फिर पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। नाउ यहाँ पर आप देखोगे, इसको एक डिस्टिंक्ट कल्चरल एंटिटी के तौर पे डिफाइन या डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, बाकी बातों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे संगम जो कंसेप्ट है ना, कुमारी कांडम का, है ना, लेजेंडरी तमिल ट्रेडिशन है, वो मेंशन करता है एक लॉस्ट संकन कॉन्टिनेंट के बारे में।
साउथ ऑफ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से भी दक्षिण के हिस्से में। कन्याकुमारी भी काफ़ी बढ़िया एक टाउन है, काफ़ी सेक्लूडेड रहता है, या हो सकता है हम जिस समय पे गए उस समय थोड़ा खाली रहा हो। न्यू ईयर पे एक हम गए थे यहाँ पर, और काफ़ी शांत प्रतीत हुआ, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बहुत पॉपुलेशन नहीं है ना। तो कन्याकुमारी के साउथ में एक माना जाता है कि एक संकन डूबी हुई एक कॉन्टिनेंट है जिसको कुमारी कांडम कहा जाता है, और इसी को माना जाता है कि यहीं से तमिल सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है, या क्रेडल उसको माना गया, पालना माना गया, जिसमें तमिल जो संस्कृति है वो पली बढ़ी है। और इस लोकेशन को पहले दो संगम जो तमिल संगम से ना उनके साथ भी एसोसिएट करके देखा जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो रीजन है इसको, ये ऑफिशियली मद्रास स्टेट का पार्ट हुआ करता था। बाद में आप देखोगे 1952 के अंदर में श्रीमुलु, जो श्रीमुलु हैं, उनके फास्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो आमरण अनशन था, किस लिए कि भाई हम सेपरेशन करना चाहते हैं, ये जो स्टेट है इसका, तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनको एक अलग हिस्से में, तमिल भाषी जो लोग हैं उनको एक अलग हिस्से में यहाँ पर बसना चाहिए। तो इन्होंने एक फास्ट किया था, दिस लेड टू द सेपरेशन ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज इनटू द आंध्र प्रदेश। ये कब हुआ? 1953 में। ठीक है, तो तमिल भाषी एक अलग राज्य हो गया, और एक तेलुगु जो भाषी है वो एक अलग राज्य के अंदर में चले गए। हालांकि 2014 के अंदर में वापस से स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, आंध्र प्रदेश स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पारित किया गया, जिससे आंध्र तेलंगाना से भी अलग हो जाता है। और इसी साल आप देखोगे क्या नाम है, 2026 में अप्रैल के मंथ में नोटिफिकेशन आया था, जहां पर फाइनली जो एक अनडिसाइडेड कोई कैपिटल नहीं थी, एम्बिग्विटी थी, उसको यहाँ पर क्लियर किया गया, और अमरावती को कैपिटल यहाँ पर बना दिया गया न्यूली फॉर्म्ड स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये साउथ का एक रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बताया। 1956 में, ये तो 1952 की फास्ट की बात है जब ये तमिल और तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज है वो अलग हुए। आप देखोगे 1956 के अंदर में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, वहां पर जो करंट लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज है मद्रास स्टेट जो उस समय बोला जाता था, उसकी फिक्स की गई थी। ठीक है, नाउ अगला अगर यहाँ पर हम देखें रीनेमिंग माइलस्टोन्स के अंदर में जो नामों को बदलने की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर शंकरलिंगनार एक गांधीयन फ्रीडम फाइटर थे तमिल रीजन के अंदर में। इन्होंने भी एक आमरण अनशन किया, मतलब फास्ट किया टिल अनटू डेथ, जो लगभग 76 डेज तक चला, और बाद में इनकी डेथ भी हो जाती है 1956 के अंदर में, ये डिमांड को रखते हुए कि भाई ये जो मद्रास स्टेट है ना, इसका नाम बदल करके तमिलनाडु कर देना चाहिए। और ऐसा होता भी है, इनके डेथ के काफी बाद होता है। इनके डेथ के समय तो पीएम नेहरू थे, पीएम नेहरू को भी कई पत्र लिखे गए थे इस सेम चीज के लिए कई लोगों के द्वारा। पीएम नेहरू भी कई सारी चीजों के अंदर में मॉडर्न इंडिया के, आप देखोगे, बिल्डर के तौर पे थे वो। सारी जो चीज़ें हैं, एक टूटा फूटा जो देश हमें यहाँ पर मिला हुआ था, 50 तमाम जो आप देखोगे प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, रूरल डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, लिटरेसी रेट ना के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम निर्भर थे। सूखा भी कई बार पड़ता है, हम इवन फूड सरप्लस कंट्री भी उस समय नहीं थे, ग्रीन रेवोल्यूशन अभी नहीं आया था, बहुत सारी दिक्कतें देश के अंदर में थी। इन सारी दिक्कतों से एक आदमी ने अपने कंधे पे लेकर के इस देश को निकाला। और ऐसी भी समस्याएं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की है, लिंग्विस्टिक जो डिवाइड है, अब जब कोई भी देश एकत्र नहीं रहता है ना, तो वहां पर 50 उसके प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी नेहरू जी के सामने, मणिपुर से लेकर के म्यांमार से लेकर, म्यांमार नहीं मेरा मतलब है, मिजोरम से लेकर के आप कई सारे हिस्सों में देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में भी टर्बुलेंस चल रही थी। नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे 1959-60 के अंदर में एक फेमाइन आती है। फेमाइन से पहले वहां के जो लोग थे, उन्होंने असम की जो सरकार थी, असम का हिस्सा हुआ करता था उस समय मिजोरम, उनको पत्र भी लिखा था कि भाई यहाँ पर हर 50 साल में ये बैम्बू जो है स्पीशीज, वहां पर मेलोकाना बेसिफेरा एक स्पीशीज है बैम्बू, यानी बांस का जो पेड़ होता है, वो फ्लावर करती है, और उसके वजह से रैट्स की फर्टिलिटी काफी बढ़ जाती है, वो हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और फेमाइन आ जाता है, भुखमरी जैसे हालात होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान नहीं दिया, और इसी को लेकर के एक फेमाइन आई भी। फिर लोगों ने क्या किया, इकट्ठा हो गए, एमएनएफएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कन्वर्ट हो गई एमएनएफ के अंदर में, मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट से मीजो नेशनल जहां पर फ्रंट है उसको बनाया गया। ठीक है, और ये एक अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पर शुरू कर देता है। नागालैंड के अंदर में अलग इश्यूज आपके चल रहे हैं, नेहरू जी से वो 14 पॉइंट जो एक एजेंडा है, एग्रीमेंट है, उसकी वहां पर डिस्कशन चल रहे हैं। तो पूरे भारत में ऐसा सब टर्बुलेंस था। फिर आप 62 में चाइना के साथ में वॉर आपकी हो जाती है, और 64 में तो नेहरू जी खुद ही उनकी डेथ हो जाती है।
शास्त्री जी आते हैं, थोड़े समय में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये डिमांड तो तब से चल रही थी, लेकिन फाइनली आप देखोगे जो ये मद्रास स्टेट से रीनेमिंग हुई तमिलनाडु में, वो फाइनली इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी की पीएमशिप के अंदर में हुई 1969 में। और इस समय चीफ मिनिस्टर बहुत ही फेमस सीएन अनादुरई साहब जो हैं, एक बिलव लीडर थे, है ना, स्टेट के, वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब इसके अलावा जो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एराज, अतिरम पक्कम। देखिए, इंडिया के अंदर में ना जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स हैं, हम लोग अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को बहुत गालियां देते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि हमारे देश का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है, भले अपने फायदे के लिए उन्होंने बनाया, लेकिन बनाया इसको पूरी तरीके से अंग्रेजों ने है। आप अगर यूनिवर्सिटीज को देखोगे, जो वेस्टर्न फॉर्मल एजुकेशन है देश के अंदर में, है ना, ये सारी चीज कौन लेकर के आया? चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे अब तो आईपीसी और सीआरपीसी को डिफंक कर दिया गया है, ऑल्दो उसकी लेगेसी अभी जो आपका नए लेजिस्लेशंस, नए आपके जो उसके वर्जन्स आपके आ गए हुए हैं, उसके अंदर में भी सेम है, सीक्वेंस बदल गए हैं, है ना, सेक्शंस आपके चेंज हो गए, बट मोर और लेस जो कानून है लगभग एक ही जैसा है, कुछ ही माइन्यूट आपको उसको बदलाव दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चाहे आपका आईपीसी हो, चाहे आपका सीआरपीसी हो, चाहे आपके फॉरेस्ट एक्ट हो, इन सबके अंदर में कई सारी कमियां थी जिसको हमने अमेंडमेंट्स के द्वारा बाद में सुधारा, लेकिन ये पूरी लेगेसी आपकी, जो रेंजर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जो जुडिशरी है, जो पुलिस है ना, इन सबको उन्होंने बनाया। और साथ ही साथ एकेडेमिया में भी वहाँ के जो कई सारे लोग थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जैसे इंडिया के अंदर में आप देखोगे जो एएसआई एक प्रीमियर बॉडी है, आर्कियोलॉजिकल बॉडी है हमारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको किसने बनाया था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी जो स्थापना है वो यहाँ पर एक विदेशी इंसान ने की थी, यूरोपियन इंसान ने की थी, जिसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसने कई सारी रिसर्चेस की। इसके अलावा प्री हिस्टोरिक रिसर्च, इंडिया में सबसे पहली जो प्री हिस्टोरिक साइट डिस्कवर हुई, पहली छोड़िए दूसरी भी, पहली दोनों लगातार बैक टू बैक जो साइट डिस्कवर हुई, वो तमिलनाडु के अंदर में आपको डिस्कवर होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर कौन सी साइट है? पहली जो साइट थी ये थी पल्लावरम, और ये कब डिस्कवर होती है? 1863 के साल में, 1863 में, स्पेसिफिकली मई 1863 में, नेहरू की डेथ से एक साल पहले, मतलब 101 साल पहले, इनफैक्ट 1964, ये 101 साल पहले। और अगर आप देखो तो जो आपका बैटल ऑफ बक्सर था, उसके 199 साल बाद, 99 साल बाद 1764 में वो बैटल हुई थी। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। पल्लावरम में सबसे पहला हमें पेलियोलिथिक इंप्लीमेंट या स्टोन एज का इंप्लीमेंट मिला था, और इसके तुरंत बाद ये खोज की किसने थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के, और इनको इंडिया का फादर ऑफ प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कनिंघम साहब को कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब को कहा जाता है। और इनके तुरंत बाद इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था विलियम किंग जूनियर, ये भी एक डिस्कवरी करते हैं अतिरम पक्कम, जिस साइट का मैंने अभी आपको नाम बताया, वहीं पे सेम ईयर 1863 में, सितंबर के महीने में, है ना। तो ये जो टूल्स थे ये 1.5 मिलियन ईयर से भी पुराने थे, 15 लाख साल से भी पहले ये स्टोन टूल आपको दिखाई देते हैं। इसको छोड़ के भी कई सारे इंपॉर्टेंट आयरन एज और मेगालिथिक जो साइट है वो इस स्टेट के अंदर में आपको दिखाई देंगी। जैसे आदि कन्नलूर करके एक साइट है, ये भी आपकी थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, जिसका भी हम नाम ले रहे थे, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। यहाँ पर भी कई तरीके के अर्न ब्यूरियल्स, अर्न क्या होते हैं? मटके टाइप के आप समझ लो, अर्दनवेयर होते हैं या फिर टेराकोटा से बने हुए आपके वेसल्स होते हैं, है ना, जैसे मटके होते हैं ना, घड़े होते हैं, उसी तरीके के होते हैं, थोड़े लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, और इसमें लोगों के अवशेष, खासकर बच्चों के अवशेष जो है वो यहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये आयरन एज के भी कई सारे हमें इंपॉर्टेंट साइट जो है वो तमिलनाडु से आते हुए दिखाई देती है। अच्छा, केजाड़ी या केलाड़ी जो एक्सकवेशन, इसके बारे में आप कैसे भूल सकते हो? रिसेंट जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग है, उसने सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो फेस है साउथ इंडिया में, उसको पुश किया। हमारी जो सोच थी पहले, हमारी जो जानकारी थी, उससे भी लगभग 300-400 साल पहले, और जिसको आज के समय में हम 6th सेंचुरी बीसी के समय पे यहाँ पर देखते हैं, रखते हैं, मानते हैं। और कई तमिल ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो भी आपको यहाँ पर इस श्रृंखला में डिस्कवर होती हुई दिखाई दी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें कौन से एंशियंट टाइम पीरियड में यहाँ पर डायनेस्टीज थी, कौन से यहाँ पर राजा रजवाड़े थे, तो 3 क्राउन्ड किंग्स जिनको मूवेंदर बोला जाता था क्लासिकल एरा के अंदर में, इन्हीं 3 डायनेस्टीज ने डोमिनेट किया था इस पूरे एरिया को, जो आज आप तमिलनाडु के तौर पे जानते हो। ये कौन थे? ये चेरास थे, ये चोलास थे, और इनके अलावा जो पांड्यास थे। ठीक है, रॉयल एम्बलम चेरास का एक धनुष और बाढ़ हुआ करता था। कैपिटल इनकी वाची या करूर थी। मेजर जो एक पोर्ट है उसका नाम था मुजरिस। इसके ऊपर भी अगर हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में, आज अभी आरबीआई एक दो दिन पहले भी
जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं तो पहले शूट कर रहा हूँ, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन हुआ है, उसके अंदर में भी स्टैटिक क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाते हैं। और भी कई सारे एग्जामिनेशन है, स्टेट एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, स्टेट पीसीएस से लेकर के और भी कई सारे जो आप स्टेट बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वहां पे जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मेजर पोर्ट्स कौन थे इनके, चेरास के, चोलास के, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप देखोगे जो वेस्टर्न रीजन है, चेराज उसको रूल करते थे, जो मॉडर्न डे के अंदर में वेस्टर्न तमिलनाडु और केरला को एनकम्पास करता था। उस समय आज की तरह केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट्स तो नहीं हुआ करते थे एंशियंट टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ज्योग्राफी अलग थी, टेरिटरी अलग थी। चोलास की बात करें तो चोलास बेसिकली सेंट्रल ईस्टर्न जो फर्टाइल कावेरी डेल्टा वाला रीजन है, इसको वहां पर रूल करते थे और इसको चोला नाडु भी बोला जाता था, लैंड ऑफ द चोलास, ठीक है। इनका जो रॉयल एम्बलम था वो टाइगर हुआ करता था। इनकी जो कैपिटल थी वो तंजवुर थी, बाद में जाकर के जो मेजर कैपिटल इनकी बनती है, ठीक है। उससे पहले उरैयूर जो इनकी है अर्ली कैपिटल के तौर पे थी। पोर्ट की बात करें तो जिसको आप पुम्फुहार या पुहार या कावेरी पट्टनम भी कहते हो, ये इनकी मेजर पोर्ट हुआ करता था। पांड्यास की बात करें तो पांड्या सदर्न रीजन जो है उसको रूल करते थे, और इनका जो रॉयल एम्बलम था वो ट्विन फिश थी, ट्विन फिश। जैसे आज आप उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एम्बलम है ना, उसको भी देखोगे तो उसमें मछली दिखाई देगी, तो ऐसे ट्विन फिश हुआ करती थी। कैपिटल इनकी मदुरई थी, काफ़ी फेमस है ना। आज भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, कई लोग विजिट करते हैं, अपने कल्चरल आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है। मेजर पोर्ट की बात करें तो कोरकाई, जो अपने पर्ल फिशरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वो यहाँ पर था। नाउ तमिल जो संगम है, थ्री संगम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पहला जो संगम है जो कि मुधाल संगम है, ये कहाँ पर हुआ था, उस समय जो मदुरई का रीजन था ना, वहां पर आपको देखने को मिला था, ठीक है। और इसको पेट्रोनाइज कौन कर रहा था, पांड्याज इसको पेट्रोनाइज कर रहे थे। इसके कोई भी सर्वाइविंग टेक्स्ट हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड संगम जो आपका इडई संगम है, ये आपका कपाडापुरम के अंदर में जो संकेन, एक साउथ के रीजन में आपको दिखाई देता है, यहाँ पर हुआ था। और इसके जो ओनली सर्वाइविंग टेक्स्ट है उसको आप टोलका पीएम कहते हो, और इसको कुछ हद तक ओल्डेस्ट तमिल जो टेक्स्ट है, एक्सटेंट टेक्स्ट है। देखिए दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं, जस्ट लाइक किसी भी स्पीशीज की आप बात करते हो ना, एक होता है एक्सटिंक्ट और दूसरा होता है एक्सटेंट। मतलब क्या है, कई तमिल टेक्स्ट इससे भी कई ज्यादा पुराने थे और रहे होंगे बिल्कुल, बट वो आज के समय में हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो जो मौजूद है अभी हमारे पास, उनमें इसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है। एक ये ग्रामर बुक है जिसको किसने रिटन, किसने लिखा था, टोलका पियार, टोलका पियार। थर्ड संगम जो है ये आपका कड़ई संगम था, ये भी आपका मॉडर्न जो मदुरई है उसमें हुआ था, है ना। उस समय की मदुरई, आज की मदुरई में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है आपको। और इसके बहुत सारे हमारे पास संगम लिटरेचर के एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जो सबसे फेमस है वो आपकी ट्विन एपिक है, एक इलांगो अडिगल की शीलापतकरण और दूसरी शतनार की मनी मैकलई, मनी मैकलई। इसकी स्टोरीज के ऊपर से और इसके ऊपर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको ये दिखाई दे सकते हैं इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस, ठीक है। पोस्ट संगम एज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बीच की नहीं है, हम पूरी तरीके से हिस्टोरिकल जो फोकस है वो नहीं रख सकते, लेकिन आपको अगर ब्रीफ में बताऊं तो जो कालभरा, आप देखोगे यहाँ पर एक थर्ड सेंचुरी से लेकर सिक्स सेंचुरी के बीच में एक डार्क एज का पीरियड आपको दिखाई देता है तमिल हिस्ट्री में, जिसमें जिसको अर्लियर हिस्टोरियंस स्पेसिफिकली ये नाम देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक वो लेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये डार्क एज जो होता है ये बड़े कॉमन लेक्सिकन है, ये यूरोप के टर्म्स में भी कहा जाता है। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन होता है 1800 बीसी में, और जब तक सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, लगभग आयन एज जब शुरू होता है, और जब आपका महाजनपदास शुरू होता है टाइम पीरियड, उस समय का पीरियड जो है वहां पर आपका अर्बन सेटलमेंट्स गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी डार्क एज बोला जाता है। तो ये हिस्टोरियंस का दिया हुआ एक लेबल है डार्क एज, इसको कुछ और मत समझ लेना आप, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मूवेंदर थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, जो तीन माइटी किंगडम्स और जो किंग्स थे, चोरा चेला, जो चोला चेराज और पांड्यास थे, उनको यहाँ पर डिस्प्लेस किया गया। और जो अभी यहाँ पर आप देखोगे नए जो रूलर्स आए, जो नए लोग आए, उन्होंने नए सिस्टम को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। दिस एरा, ये जो आपका था डार्क एज, ये एंड हुआ विद द राइज ऑफ द फर्स्ट पालवाज एंड द मिडीवियल पांड्यास, ठीक है। यहाँ पर पालवास का एक ओरिजिन होता है, जिनकी कैपिटल कांचीपुरम था, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। कुछ फेमस जो रूलर थे वो महेंद्र वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन वन थे, ठीक है। जिन्होंने जो आपका फेमस मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम के अंदर में, आप जानते हो, आपने देखा भी होगा, भले आप साउथ से हो चाहे ना,
रॉक कट कई सारे जो श्राइन्स है, टेम्पल्स है, वो भी इन्होंने यहाँ पर बनवाए थे। इंपीरियल चोलास का टाइम पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में ये रूल करते हैं, है ना। और इन्होंने आप देखोगे कि दिस टाइम पीरियड ऑफ द चोलास जो बाद में आया, इसको रिवाइव किसने किया था? विजयलय चोला ने, विजयलय चोला ने। इसके अंदर में भी कई सारे मेजर रूलर्स थे, बड़े रूलर थे, जैसे राजा राज चोला वन, राजा राज वन, या जिसको राजा राज चोला भी कहा, दूसरा राजेंद्र चोला। इन्होंने फेमस बृहदेश्वर टेम्पल को भी बनाया था साउथ के अंदर में, ठीक है, कंप्लीशन जिसका लगभग 1000 सी के आसपास में, कॉमन एरा में देखने को मिला था। राजेंद्र वन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने अंपायर को साउथ ईस्ट एशिया में भी काफी ज्यादा फैलाया था, और इन्होंने एक टाइटल को भी अज्यूम किया था जिसका क्या नाम था? गंगली कोंडा चोला। और इन्होंने न्यू कैपिटल भी एक यहाँ पर गंगली कोंडा चोलापुरम जो कैपिटल है उसको भी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। 14th सेंचुरी में आपने वो संजय लीला भंसाली की क्या नाम है, पद्मावत मूवी शायद वो देखी होगी, उसमें मलिक कफूर करके एक किरदार था। तो 14th सेंचुरी में मलिक कफूर का यहाँ पर इन्वेजन होता है, जिसने रीजन्स को टेम्परली एक अच्छे खासे समय के लिए क्या किया? डिस्टेबलाइज किया। और इसने एक यहाँ पर जो मदुरई सल्तनत है इसको भी शॉर्ट लिव्ड एक सल्तनत को स्टैब्लिश किया। बाद में विजयनगर अंपायर, इसमें से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स अगर आप हो तो क्वेश्चंस आपके काफी आते हैं, स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो अलग स्टेट के एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो भी आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो विजयनगर एम्पायर है, इसने सल्तनत को यहाँ पर डिसमेंटल किया, उखाड़ फेंका। और आप देखोगे जो एक कुमार कंपन कैंपेन है ना, इसको यहाँ पर क्या किया गया, चलाया गया था, जिससे ये पूरा का पूरा सल्तनत को गायब किया गया, हटाया गया, ठीक है। चलिए, जो गवर्नर्स थे विजयनगर के समय में उनको नायक्स बोला जाता था, और इन्होंने इंडिपेंडेंट रूल्स जो है मदुरई के अंदर में उसको स्टैब्लिश किया। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेट के बारे में जो फैक्चुअल जनरल नॉलेज है उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। मैं देख लेता हूं कितना समय, आधा घंटा हो गया हमें डिस्कशन करते हुए, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया, और हमने हिस्टोरिकल पार्ट को यहाँ पर कवर कर लिया हुआ है। अब हम दूसरी जानकारियों को यहाँ पर आगे लेकर के चलते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तमिल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारा 8th शेड्यूल है ना, उसके अंदर में आपको 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, जिसमें से तमिल एक है। और खासकर तमिल सबसे पहली वो लैंग्वेज है इंडिया में जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। शेड्यूल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि भारत में टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और सबसे लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है। इसके ऊपर भी आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये सबसे पहली लैंग्वेज थी तमिल, जिसको ऐड किया गया क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे कब? 2004 के अंदर में। स्टेट सिंबल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक वेस्टर्न टावर जो है उसको यहाँ पर एम्बलम के तौर पर दर्शाया गया है, ठीक है। स्टेट एनिमल जो नीलगिरी तार है ना, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर में एंडेमिक कैटेगरी के अंदर में इसको रखा गया है। ये यहाँ का स्टेट एनिमल है, जिसको आप इमेज के अंदर में भी देख पा रहे हो। स्टेट बर्ड यहाँ पर एमरल्ड डोव है। स्पीशीज उतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जीनस का नाम भी आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ध्यान में रखना है तो याद कर लो आप, कैल्कोफेप्स इंडिका इज द नेम ऑफ दैट बर्ड, एमरल्ड डोव। स्टेट फ्लावर जो यहाँ पर है वो ग्लोरियोसा लिली है, ग्लोरियोसा लिली ये उनका स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री यहाँ पर क्या है? पल्माइरा पाल्म यहाँ का स्टेट ट्री है। स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट है। स्टेट जो बटरफ्लाई है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। स्टेट सॉन्ग तमिल थाई वल्थू यहाँ का स्टेट सॉन्ग है, जिसको मनोमनियन सुंदरम पिल्लई साहब ने लिखा हुआ था। अब यहाँ के हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल एस्पेक्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, तो इसका लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब सिंगल हाउस। जैसे हमारा अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखते हो, वो भी बाई कैमरल आपको सिस्टम दिखाई देता है। अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस आपको लोकसभा के रूप में दिखाई देता है। कई सारे जैसे स्टेट्स हैं आपके, जैसे बिहार है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, जो बड़े राज्य होते हैं, है ना, इनके अंदर में आपको बाई कैमरल नेचर दिखाई देगा, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस, विधानसभा विधान परिषद दोनों दिखाई देते हैं। पर तमिलनाडु के केस में ये यूनिकैमरल एक सिंगल हाउस यहाँ पर आपको दिखाई देता है। स्टेट के अंदर में सिर्फ एक हाउस है जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, एक और चीज आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, या फिर अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर में मुझे बताइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के साथ में आंसर दीजिएगा जब भी आप आंसर कर रहे हो ना। इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1, वो क्या था? हाउ मेनी लैंग्वेजेस, हाउ मेनी classical languages are declared in India? Classical languages,
एंड इसके साथ में लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव द बाइकैमरल सिस्टम, और अगर आप नाम भी बता पाओ तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जो एबॉलिशन है यहाँ पर अपर हाउस का पहले जो हुआ करता था वो कब हुआ, 1986 के अंदर में आपको ये एबॉलिशन अपर हाउस का दिखाई देता है। ठीक है, कई जगहों पे उनको लगता है कि इनएफिशिएंस है, उसकी कोई यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिले होता है, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएगा ना, तो कई जगहों पे कई कमिटीज ने भी इसको सजेस्ट किया है कि खासकर छोटे राज्य में तो बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, या जो हमारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वहां पर तो उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भूमिका नहीं है। असेंबली सीट्स की बात करें तो टोटल 234 यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज दिखाई देती हैं, जिसमें से 189 जनरल है, 44 रिजर्व्ड है आपके लिए, एससी के लिए, और जो आपके एसटीज हैं उनके लिए भी 2 आपको रिजर्व दिखाई देती हैं। लोकसभा की सीट यहाँ पर टोटल 39 आपको दिखाई देती हैं। अगर आप कुछ उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य से कंपेयर करते हो इसको, तो ऑलमोस्ट हाफ है। यूपी जैसे जो राज्य हैं उनसे आधी आपको यहाँ पर लोकसभा सीट दिखाई देती है। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के अंदर में, और 310 से ज्यादा तालुक आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप अगर स्टेट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आप एक बार के लिए देख सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट इन जनरल आपके लिए नहीं है। ठीक है, कितना डिग्री नॉर्थ है, कितना डिग्री साउथ है आपको यहाँ पर, कितना डिग्री ईस्ट है आपको पता होना चाहिए। तो जो स्टेट से स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट अगर हम तमिलनाडु का पॉइंट की बात करें तो पुलिकत लेक इसकी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के रूप में इसको माना जाता है, और ये आंध्र प्रदेश के स्टेट से बॉर्डर भी करती है। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इसका है वो क्या है, केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, है ना। यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है, एक संगम है इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का, तो काफी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है ये। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की अगर हम यहाँ पॉइंट की बात करें तो देवाला जो नीलगिरीज के रीजन में आपको दिखाई देता है, जो केरला के साथ बॉर्डर कर रहा है, ये इसका वेस्टर्न मोस्ट पश्चिम, जो पश्चिम के अंदर में सबसे पॉइंट है वो है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो कैलीमेयर जो पॉइंट है आपका, कुडईकराई का जो नाम दिया जिसको दिया जाता है, वो ईस्टर्न मोस्ट इसका पॉइंट है। अगर हम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स की यहाँ पर बात करें, है ना, टेरिटरीज की, टेरिटोरियल सेपरेशन, बॉर्डर्स की वहाँ पर बात करें, तो नॉर्दर्न जो बॉर्डर है वो स्टेट आंध्र प्रदेश के साथ में शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर जो कर्नाटका है उसके साथ में, वेस्टर्न बॉर्डर केरला के साथ में, ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्ट जो फ्रंटियर है इसका वो बे ऑफ बंगाल, और साउथ फ्रंटियर इंडियन ओशियन के साथ में शेयर करता है। अब साउथ में बिकॉज आप इसके नीचे तो फिर इंडियन ओशियन है ना, वहां पर तो कोई दूसरा आपका स्टेट तो है नहीं, है ना, तो वहां पर सदर्न जो आपका फ्रंटियर है या जो आपका ईस्टर्न फ्रंटियर है वहां पर आपको स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है, ईस्ट और साउथ में फ्रंटियर है वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के साथ में आपको दिखाई देता है। अच्छा, एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर भी है, मैरीटाइम बॉर्डर प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, मतलब लैंड बॉर्डर नहीं है, शेयर करता है, लेकिन एक मैरीटाइम बॉर्डर है जो ये श्रीलंका के साथ में शेयर करता है ना। ये मैरीटाइम बॉर्डर इसको श्रीलंका से सेपरेट करता है, एक नैरो स्ट्रेट है जिसको आप पाक स्ट्रेट बोलते हो और गल्फ ऑफ मन्नार के रूप के नाम से जानते हो। चलिए, जो पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी है ना, ये करंट अफेयर्स अगर कोई बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं हमारी इंग्लिश चैनल के ऊपर तो उन्हें पता होगा। पुडुचेरी के अंदर में 2 नए सेज को यहाँ पर गवर्नमेंट ने जून 2026 के अंदर में नोटिफाई किया है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ऑल्दो एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए मुझे, वो जो 2 नए सेज अभी पुडुचेरी के अंदर में या पौंडीचेरी के अंदर में नोटिफाई किए गए हैं उनका नाम क्या है? ठीक है, कहां पर है वो, उस एरिया के बारे में आप मुझे बताइए। तो जो यूनियन टेरी है पुडुचेरी की, इसके 3 एनक्लेव आपको दिखाई देंगे तमिलनाडु के साथ में एम्बीडेड है। ठीक है, पुडुचेरी अगर हम डिस्ट्रिक्ट, पहला पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट है इन 3 एनक्लेव्स में से, दूसरा करैकल डिस्ट्रिक्ट है, और तीसरा यनम आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऑल्दो यनम को यहाँ पर बताया गया है कि फिजिकली आंध्र प्रदेश के इनसाइड में है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल टेरिटरी की बात करते हो तो वो तमिलनाडु के अंदर में दिखाई देगी आपको। अब हम फिजिकल थोड़ी सी जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। टोटल जो एरिया है तमिलनाडु का, ये 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा आपको दिखाई देता है, और एरिया के बेसिस पे अगर आप बोलोगे तो ये लार्जेस्ट स्टेट है। मुझे बताइए, फर्स्ट थर्ड जो सबसे, मतलब पहले 3 जो सबसे बड़े राज्य हैं वो कौन से हैं?
मैं फर्स्ट तो आपको बता देता हूँ, राजस्थान है। मुझे बताइए सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट एरिया के बेसिस पे कौन है इंडिया के अंदर में, और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, अगर मैं क्रोनोलॉजी, अगर फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कोस्टलाइन लेंथ की अगर आप बात करते हो तो एक मैसिव 1076 किलोमीटर की भारत की टोटल जो कोस्ट लाइन है, ट्रेडिशनली उसको 7500 किलोमीटर के आसपास में माना गया है। ऑल्दो जो आपके मेनलैंड को छोड़ के जो बाकी यूनिट्स हैं उनको अगर आप ले लेते हो, और रिसेंट जो एस्टिमेशन किया गया है, रीवैल्यूएशन किया गया है, वो इसको लगभग 10 से 11,000 किलोमीटर के आसपास में रखता है। तो अगर आप इवन ये नया आंकड़ा भी लेकर के चलते हो ना, तो आप देखोगे 10% तो सिर्फ तमिलनाडु के हिस्से में आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी गुजरात के बाद में, है ना। और ये जो कोस्ट, ये जो है आप देखोगे यहाँ पर, इट इज कॉल्ड एज द कोरोमंडल कोस्ट, हिस्टोरिकली डिराइव फ्रॉम द चोला मंडलम। कोरोमंडल कोस्ट इसको आज के समय में कहा जाता है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? लगभग 1100 किलोमीटर के काफी करीब। माउंटेन सिस्टम की बात करोगे तो कॉन्टिन्यूस चेंज है यहाँ पर नीलगिरीज की, जिसकी हमने बात की थी। नीलगिरीज के अंदर में ही, रीजन के अंदर में ही ये जो ट्राइब है आपकी टोडास वगैरह आपको दिखाई देती है, ठीक है। अनामलई साहब, सॉरी अनामलई साहब नहीं, नीलगिरीज के अलावा जो यहाँ पर माउंटेन सिस्टम है वेस्टर्न घाट्स में, उसमें नीलगिरीज के अलावा अनामलई, पलानी और कॉर्डमम हिल्स और साथ ही साथ अगस्त मलई हिल्स जो हैं ये भी आपको शामिल दिखाई देंगी। हाईएस्ट पीक या चोटी की बात करें तो दूध बेटा जो पीक है अराउंड 2637 मीटर नॉट फीट, 2600 मीटर की ऊंचाई के साथ में दूध बेटा जो पीक है वो इसकी हाईएस्ट पीक देखी जाती है, और ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें ना, तो जो अनामुडी पीक है ये हाईएस्ट पीक इसको माना गया है वेस्टर्न घाट में, बट इट डज इट लाइज फुली इन द स्टेट ऑफ केरला। तो ये आपको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आए वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनामुडी है, और अगर तमिलनाडु की बात हो वहां पर तो दूध बेटा हाईएस्ट पीक दिखाई देगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मेजर पासेस की बात करें, पासेस ऑल्दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 पासेस आपको पता होना चाहिए। पालघाट गैप, और जो स्नेकुथा गैप है आपका, है ना। देन अरल वाई मोजी गैप आपको दिखाई देगा। अरल वाई मोजी जो गैप है यह कनेक्ट करता है कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम को, जो केरला की कैपिटल है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, त्रिवंद्रम भी जिसको कहते हो आप। जो आपका स्कैनकोटा गैप है ये आपका तेकाशी और कोलम को कनेक्ट करता है। कोलम भी आपका एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर में। केरला में कुछ 12-13 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से एक कोलम है। बैक वाटर भी इसके अंदर में काफ़ी फेमस आपको दिखाई देंगे, जैसे एक जगह है यहाँ पर जिसका नाम है मुनरो टुरुट्टू, या जिसको मुनरो आइलैंड के नाम से भी जानते हो, काफ़ी फेमस है अपने बैक वाटर्स के लिए, आफ्टर एलएपी जो एलपुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है ना। पालाघाट की बात करें तो ये कोयम्बटूर पलक्कड़ को कनेक्ट करता है। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर के अंदर में एयरपोर्ट भी आई थिंक है ना, मेजर एयरपोर्ट भी है कोयम्बटूर के अंदर में, मेजर एक हब है यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में। और पलक्कड़ जो आपका है ये केरला के अंदर में एक अगेन डिस्ट्रिक्ट है। चलिए, आगे बढ़ें। ये रिवर सिस्टम में कावेरी जो सिस्टम है वो एक मेजर रिवर सिस्टम है। ये स्टेट की लाइफलाइन माना जाता है। ये तमिलनाडु के अंदर में कहाँ से, इट एंटर्स द तमिलनाडु एट द होगेनाकाल फॉल्स, होगेनाकाल फॉल्स, ठीक है। हम्म चलिए, अदर की रिवर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पुनियार, चियार, वेलार वगैरह ये भी आपकी मेजर रिवर्स हैं, बट जो लाइफ लाइन है स्टेट की वो कावेरी रिवर है। नाउ जीआई टैग के ऊपर से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्टेट के जो जीआई टैग्स हैं उनको हम एक बार समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कांचीपुरम सिल्क से फेमस शायद ही कोई चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैब्रिक है, टाइप है इंडिया के अंदर में, तो कांचीपुरम सिल्क है। और इसके अलावा अरानी सिल्क, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। सलेम वेनपातू को जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, ज्यादातर एग्जामिनेशन में भी एलआईसी एचएफएल का एग्जामिनेशन हुआ था 6 तारीख को, वहां पर भी जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए, खासकर लेटेस्ट ईयर के तो बिल्कुल ही पता आपको होने चाहिए कि सबसे। अच्छा, आप बताइए कि फर्स्ट, ये आपका होमवर्क है, फर्स्ट जीआई टैग और लेटेस्ट जीआई टैग कौन सा है इस स्टेट का, तमिलनाडु का, ये आपका होमवर्क है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 का आंसर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है त्रिभुवनम सिल्क साड़ीज, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है ना। देन मदुरई सुंगरी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। कोवाई कोरा कॉटन, कंडागी साड़ी, नेगमम कॉटन साड़ी, देन चेदी बुटा साड़ी, टोडास की जो एम्ब्रॉयडरी होती है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। भवानी जमकलम को भी यहाँ पर मिला हुआ है। वोरैयूर
कॉटन साड़ी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। कई सारे आप देख रहे हो फैब्रिक की कैटेगरी में ऑलमोस्ट एक डजन के आसपास आपको इंक्लूजन्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तंजावुर जो पेंटिंग्स है काफ़ी फेमस है यहाँ पर, है ना। तंजावुर आर्ट पैलेट, तंजावुर डॉल, तंजावुर विनई जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तंजावुर विनई है क्या? ये एक कर्नाटिक म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मैच्योर जैक फ्रूट, जो इनका स्टेट फ्रूट है, उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शिवमलई ब्रॉन्ज आइकन्स को भी जीआई टैग मिला है स्टेट के अंदर में। इसका ओरिजिन तंजावुर के अंदर में है। और नाचियार कोली कुथु विलक्कू, ये क्या है? ये एक हैवी कास्ट ब्रास ऑर्नामेंटल लैंप है। ऑर्नामेंटल लैंप है जो कि एक बर्ड के, जो हमसा बर्ड होती है उसके फॉर्म में इसको डिजाइन किया जाता है। देन महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर, मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है, चेंगलीपुट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में दिखाई देता है। देन पतमदई पाई जो कि एक तरीके का मैट है ना, ये सुपर फाइन मैट्स होते हैं, इनको भी जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है। चेतीनाड कॉटन जो है आपका, इसको भी यहाँ पर मिला हुआ है ना। ये क्या है? कलरफुल हैंड वुवन यूटिलिटी बास्केट होती है। टेम्पल ज्वेलरी ऑफ नागरकोइल जो कन्याकुमारी से ओरिजिनेट करता है, इसको भी मिला हुआ है। जादेरी नामकट्टी, ये आपका एक फिंगर लेंथ वाइट चौक स्टिक होती है जिसको रिच हाइड्रस सिलिकेट क्ले से बनाया जाता है। इट इज यूज्ड बेसिकली फॉर सेक्रेट, ये स्कूल के बोर्ड्स पे लिखने के लिए नहीं, रादर सेक्रेट फोरहेड के ऊपर जो मार्किंग होती है ना अलग अलग पूजाओं अनुष्ठान के अंदर में, तो जादेरी नामकट्टी को उसके अंदर में यूज किया जाता है। त्रिवनमलई जो रीजन है आपका, वहां से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। देन मनमुदुरई पॉटरी जो है, नाम से भी पता चल रहा है पॉटरी का वेरिएंट है, ये भी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। थामपत्ती वुड कार्विंग, करूपुर कलमकारी, कलमकारी बेसिकली। नरसिंह पेटई नागस्वरम, ये क्या है? नाम से पता चल रहा है स्वरम आ रहा है लास्ट के अंदर में, तो क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, 3 कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हो तो स्टैटिक जीके के अंदर में। नामकल कलचाटी, है ना। प्रोनाउंसिएशन मेरे हो सकते हैं थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हो, उसको आप ध्यान देना, बिकॉज जो जहाँ की लैंग्वेज है, अब आपको पूरी लैंग्वेज अगर पता होती है तो ही आप ठीक से वो चीज़ प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अंबा, अंबा समुद्रम चोपू समान। ये बेसिकली मेरे ख्याल से, हाँ, ये हैंडक्राफ्ट मिनिएचर वुडन टॉयज आपके होते हैं जो कि तमिलनाडु के अंदर में पाए जाते हैं। देन मदुरई माली जो कि क्या है? जैस्मिन फ्लावर की एक वैरायटी है, इसको इसके थिक पेटल्स के लिए जाना जाता है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इरोड मंजल, ये टर्मरिक की एक वैरायटी है। देन कोडई कनल मलई पोंडू जो कि एक हिल गार्लिक है जिसको ग्रोन किया जाता है पलानी हिल्स के रीजन में। देन शुरुमलई हिल बनाना, नाम से पता चल रहा है भाई बनाना का एक वेरिएंट है। तो ये मेजर आपके जीआई टैग्स ये भी इंक्लूडेड हैं स्टेट के लिस्ट में। नेक्स्ट है आपका विरुष्का हिल बनाना, अगेन बनाना की वैरायटी। कन्याकुमारी माटी बनाना। देन आपका एक एथुमोजी टॉल कोकोनट, कोकोनट की वैरायटी है यहाँ पर। ओथूर वेतिरिलाई जो कि आपका एक स्पाइसी बीटल लीव है जिसको ग्रो किया जाता है तमिलनाडु के अंदर में, अगेन ये भी आपका साउथ तमिलनाडु तोटुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, देन आपका सोलह वंदनम वेतरलई जो कि एक आपका पर्टिकुलरली बीटल लीफ की वैरायटी है, पान का जो पत्ता बेसिकली होता है। कंबुम पनीर थारचाई, ये आपका ब्लैक मस्कट ग्रेप्स है, ग्रेप की एक वैरायटी यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाई दे रही है। वेलोर स्पाइनी ब्रिंजल, ब्रिंजल की वैरायटी है। माना मेंडू मुरुगई जो कि ड्रमस्टिक्स है विथ फ्लेशियर पॉड्स एंड यूनिफॉर्म थिकनेस, है ना। और ये इवन ट्रांसपोर्ट करते हुए भी आपकी फ्रेशनेस इसकी जाती नहीं है जिसके लिए इसको जाना जाता है। पनरुति कैश्यू, पनरुति पालापजम, कैश्यू तो आप समझते ही हो ये क्या है। पालापजम क्या है? जैक फ्रूट की एक वैरायटी है। चेतीकुलम स्मॉल अनियन, अनियन की वैरायटी। पुली यानकुड़ी एसिड लाइम, लेमन्स है विथ थिन स्किन, है ना। रामनाथपुरम चितिरलकार, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट राइस की एक वैरायटी है, रेड राइस की एक वैरायटी है। थोमियामल राइस जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट एक राइस की वैरायटी है। कविंडा पडी नट्टू सकरई, ये क्या है? देखा जाए भाई ये जैगरी पाउडर है,
है ना, जो ट्रेडिशनली बिना किसी केमिकल इंक्लूजन के बनाया जाता है। नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स ट्री, नॉट ट्री, टी, ठीक है। देन आपका श्रीविल्लिपुत्र पोलकोवा, ये क्या है, रिच मिल्क स्वीट है। कोवी कड़लई मिठाई, ये भी आपका क्या है, ये आपका पीनट ब्रिटल मेड विथ ऑर्गेनिक पाम जैगरी, है ना, तो ये भी फूड स्टफ है, ईडेबल की कैटेगरी के अंदर में आता है। देन आपका मनपरई मुरुक्कू, जो कि एक डबल फ्राइड राइस है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पलनी पंचमित्रम, ये टेम्पल प्रसादम है। पंचमित्रम तो आपने नाम पहले भी सुना होगा। सलीम सागू, अगेन फूड स्टफ है ये, है ना, ये पर्ल सागो है। नेक्स्ट विरुधु विरुधुनगर सांभावथल, ये भी फूड स्टफ है, सन ड्राइड सॉल्टेड चिली वेराइटी बेसिकली आपको दिखाई दे रही है। देन मथंदम हनी, कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर और ईस्ट इंडिया लेदर, ये सारे के सारे भी आपके जीआई टैग हैं। तो टोटल 58 से ज्यादा जीआई टैग आपको 2026 में तमिलनाडु के अंदर में दिखाई देता है, ठीक है। हमने एक एक को यहाँ पर डिस्कस किया है और आपको भी पता होना चाहिए, खासकर अगर आप स्टेट को बिलोंग करते हो तो, है ना। प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हुआ तो उसको आपको देखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। नाउ गवर्नेंस और लीडरशिप की बात कर लेते हैं। आप देखोगे जब मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी तो इसके जो फर्स्ट प्रीमियर या चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, आपके ए सुब्रयालू रेडियर साहब थे, जिन्होंने 1920 के अंदर में ऑफिस को यहाँ पर प्रिज्यूम किया था, अज्यूम किया था। मद्रास स्टेट की अगर हम बात करें तो पहले जो चीफ मिनिस्टर हैं इलेक्शन के बाद में, वो सी राजगोपालाचारी साहब या राजा जी साहब थे, है ना। इन्होंने गवर्नमेंट 1952 के अंदर में फॉर्म की, पहले जब आपके देश के अंदर में जनरल इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद। तमिलनाडु जब स्टेट आपका आया एग्जिस्टेंस के अंदर में, हमने अभी भी बताया है कब हुआ ये, इंदिरा गांधी जब पीएम थी 1969 के अंदर में, जब मद्रास से फाइनली इसको तमिलनाडु नाम दिया गया, तो सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे रीनेम होने के बाद, हमने पहले ही बात की है, वो सीएन अन्नादुरई साहब थे, है ना। चलिए, और इन्होंने चीफ मिनिस्टर जब रिनेम हो गया जनवरी 14 को, उसके बाद से पोजीशन को लिया था। विमेन की अगर हम बात करें गवर्नेंस और लीडरशिप के रोल में, तो पहली जो विमेन चीफ मिनिस्टर थी ये वीएन जानकी रामचंद्रन जी थी, जिन्होंने मात्र 24 दिन के लिए वहां पर सर्व किया था, ठीक है, जब एमजी रामचंद्रन साहब की डेथ हो गई थी तो। ऑलराइट, देन अपार्ट फ्रॉम दैट पहली जो इलेक्टेड विमेन चीफ मिनिस्टर थी ये जयललिता जी थी, है ना। आप साउथ की पॉलिटिक्स में देखोगे तो जो फिल्म जगत से, सिनेमा से आने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी बोलबाला है। रजनीकांत साहब भी बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करने की सोच रहे थे, शायद बाद में वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। कमल हसन साहब ऑलरेडी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, और भी कई सारे जो एक्टर्स आप देखोगे स्टेट के, वो पॉलिटिक्स के अंदर में एक्टिव है। प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी सबसे, रजनीकांत जी के बाद आज के समय में उनको माना जाता है कि जो सबसे बड़े स्टार हैं वो थालापति विजय साहब हैं। और इसके अलावा भी पहले भी अगर आप देखोगे तो एमजी रामचंद्रन साहब, है ना, एमजीआर जिनको कहते हैं, जयललिता जी, ये भी फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी। इसको छोड़ के जो करुणानिधि साहब थे ना, ऑल्दो वो एक्टर तो नहीं थे, लेकिन करुणानिधि साहब और भी कई सारे लोग, इन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग करते थे। कई सारा जो तमिल सिनेमा है ना उसके अंदर में स्क्रीन प्ले राइटिंग की है, तो सिनेमा के जगत से ये लोग पहले से जुड़े हुए थे। आप आंध्र का रीजन भी अगर आप देखोगे, आंध्र का जब बाइफर्केशन नहीं हुआ था तेलंगाना के अंदर में, तो भी उस स्टेट में भी साउथ में कई सारे लीडर्स आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर में एक्टिंग के फील्ड से, बट कंपैरेटिवली उतनी सक्सेस नहीं है। जैसे आप देखोगे पवन कल्याण है, छोटी सी एक पार्टी है, जनशक्ति पार्टी, एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंस है स्टेट के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे, चिरंजीवी साहब खुद की पार्टी खोली थी, सक्सेस नहीं हुई, कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस भी उन्होंने वहां पर बाद में छोड़ दी हुई थी। और भी कुछ लीडर्स हैं पर उतना ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है। साउथ में आपको काफ़ी कॉमन दिखाई देता है, ठीक है। स्टेट लीडरशिप की बात करें तो जो सबसे पहले गवर्नर है मद्रास स्टेट के, वो आर्किबल्ड एडवर्ड नाई साहब थे। इन्होंने लास्ट ब्रिटिश गवर्नर के तौर पे यहाँ पर सर्व किया था 1947 से 1948 तक, आज़ादी के इमीडिएट बाद में, और उसके बाद इन्होंने पद वेकेंट कर दिया था। स्टेट लीडरशिप के अंदर में जो सबसे पहले गवर्नर थे जब तमिलनाडु का नामकरण हो चुका था, तो वो सरदार उज्जवल सिंह थे, सरदार उज्जवल सिंह थे, है ना। ही वॉज द सिटिंग गवर्नर ऑफ द स्टेट व्हेन द रीनेमिंग हैपेंड। जुडिशरी की बात करें तो सबसे पहले इंडियन जज मद्रास हाई कोर्ट के जब रीनेमिंग नहीं हुई थी, तो जस्टिस टी मुत्तुस्वामी अय्यर थे, जिनको 1877 में अपॉइंट किया गया था, और एक लेजेंडरी ज्यूरिस्ट थे ये, है ना। चलिए, नाउ सबसे पहली जो फीमेल जज थी मद्रास हाई कोर्ट में, वो जस्टिस पद्मिनी जेसुदुरई थी, ठीक है।
1986 में इन्होंने अपने पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट फीमेल जज। अब हम चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं तो जस्टिस कांता कुमारी भटनागर, जिन्हें 1992 में अपॉइंट किया गया था। प्रीवियसली एक जज थे राजस्थान, ये प्रीवियसली एक जज थी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर में। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट मेयर जो मद्रास कॉर्पोरेशन का था वो कौन था, राजा अन्नामलई चेतियर साहब। राजा अन्नामलई चेतियर साहब, जिन्हें अपॉइंट किया गया था 1933 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर में अगर आप फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो मद्रास कॉर्पोरेशन सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी इस पर्टिकुलर स्टेट में। पहला जो रेलवे लाइन साउथ इंडिया में था वो रोयापुरम टू वलजा रोड पे दिखाई देता आपको, जो 1856 के अंदर में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए। एंड इट ऑपरेटेड द मद्रास रेलवे कंपनी which was open for the public in 1856। अगर हम सबसे पहले सी ब्रिज की बात करते हैं तो वो आपका पंबन रेल ब्रिज था, जिसको 1914 में कमीशन किया गया था, विच लिंक्ड द मेनलैंड इंडिया विद द रामेश्वरम आइलैंड। अगर हम यहाँ पर इंडिया के फर्स्ट मेडिकल कॉलेज की भी बात करते हैं ना, तो मद्रास मेडिकल कॉलेज देश का पहला मेडिकल कॉलेज था। ठीक है, और यहाँ पर मेडिकल स्कूल जो है वो 1835 के अंदर में शुरू किया गया था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म हाँ, तो यही मुझे थोड़ा सा इसमें करेक्शन का लग रहा था, बिकॉज जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कैलकाटा का जो आपका बेसिकली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कैलकाटा का है, वो फर्स्ट आपका मेडिकल कॉलेज था। ये मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने अभी इसको चेक किया ऑनलाइन। तो हाँ, ये आपका लगभग 5 दिन से आपका मद्रास जो मेडिकल कॉलेज है ना, इसने उस स्पॉट को मिस कर दिया था। मेडिकल स्कूल यहाँ 1835 में शुरू हुआ, बट ये पहला नहीं है। पहला अगर हम बात करेंगे तो वो आपका कौन सा है, वो आपका मेडिकल कॉलेज ऑफ बंगाल है, जो कि 1835 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन जनवरी 28 को हुआ था। और मद्रास मेडिकल स्कूल जो है, जिसको बाद में एमएमसी बोला गया, वो फरवरी 2 को हुआ था। तो वही मुझे कुछ खटक रहा था, तो मैंने कहा एक बार वेरीफाई कर लूँ रादर देन। सो ये एक्यूरेट नहीं है, इसको आप सेकंड कह सकते हो, है ना, इन इंडिया। ठीक है, इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात करें तो जो यहाँ पर सबसे पहला स्टेट के अंदर में जो फर्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन आपको दिखाई देगा, वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1794 के अंदर में। इसको भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, ये भी मुझे थोड़ा सा संशय था। यहाँ पर भी जो आपका आईआईटी रुड़की था ना, ये सबसे पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन था जो कि आया था आपके ब्रिटिश काल के समय में। लेकिन थोड़ा सा टाइमलाइन के अंदर में अगर आप इसको देखो इन दोनों के बीच में, तो पहले इसको स्कूल ऑफ सर्वे के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था, जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ये। ठीक है ना, तो उस लिहाज से ये काफ़ी पहले हुआ, अगर आप इसको आईआईटी रुड़की से कंपेयर करते हो, जो कि 19th सेंचुरी में आया, और ये आपका लेट 18th सेंचुरी में आया। तो टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो इसकी एग्जिस्टेंस पहले थी। ऑल्दो शुरुआत में ये स्कूल ऑफ सर्वे हुआ करता था, जैसे हमने बताया, और बाद में ये ओल्डेस्ट मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन एशिया के तौर पर इवॉल्व हुआ। अच्छा, अगर हम डेडिकेटेड रॉकेट लॉन्च पैड की बात करेंगे तो जो यहाँ पर तुम्बा आपकी फैसिलिटी है, उस समय जब बाइफर्केशन नहीं था, तो ये आपकी सबसे पहली स्पेस या डेडिकेटेड रॉकेट लॉन्च पैड के तौर पे इसको देखा जाता था। ठीक है, अब इसका तमिलनाडु लिंक क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि केरला के अंदर में, तो इसका तमिलनाडु लिंक क्या है। तमिलनाडु के जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज द पार्ट ऑफ द कोर टीम। ठीक है, और करेंटली आप देखोगे इसरो कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपना नया लॉन्च पैड, कहाँ पर, कुलशेखर पट्टनम के रीजन में, जो कि अगेन थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर में है। और इसी के पास में एक और प्राइवेट जो एंटिटी है, उसका भी एस्टैब्लिशमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हमने करंट अफेयर्स के वीकली सेशन में शायद डिस्कस किया हुआ था। सबसे पहला इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो
कालपक्कम ये आपका सबसे पहला न्यूक्लियर इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। ये कालपक्कम अभी न्यूज़ के अंदर में भी था, है ना। ये भारत के अंदर में जो सेकेंड स्टेज है ना, सेकेंड स्टेज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्लान, इसने अभी क्रिटिकलिटी को यहाँ पर अटेन किया था। और इस समय हमने इसी के सिलसिले में हमने इसको कलपक्कम के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। नाउ फर्स्ट बैंक विच वॉज स्टैब्लिश इन द मद्रास, इट वॉज मद्रास बैंक। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1683 में बाय गवर्नर विलियम गिफर्ड। लेटर इसको मर्ज कर दिया गया प्रेसिडेंसी बैंक में और इवेंचुअली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आज आप एसबीआई के नाम से भी जानते हो। मास ट्रांजिट की बात करें तो सबसे पहला जो ऑपरेशनल आपका मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम था, जिसको एमआरटीएस भी कहते हो, ये आपका चेन्नई एमआरटीएस था, जिसकी शुरुआत कब होती है? 1995 के अंदर में, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज जो कि प्रिंटिंग के अंदर में गई थी, ये हाँ, फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू गो इनटू प्रिंटिंग। सबसे पहली किताब जो आपकी है ना, फर्स्ट किताब जो यहाँ पर आपकी है वो है कैथिला एम लिंगू तमुल ई पोर्टुगीज। इट वाज प्रिंटेड इन लिस्बन इन 1554 यूजिंग अ रोमनाइज्ड स्क्रिप्ट। तो ऐसे भी जो तमिलनाडु के पास या तमिल लैंग्वेज के पास कई सारे रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे। पहला तमिल जो न्यूज़पेपर था उसकी भी यहाँ पर बात की गई है। स्वदेश मित्रम नाम था इसका। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। स्वदेश मित्रम सबसे पहला तमिल न्यूज़पेपर था जो 1882 में शुरू हुआ था, जिसको शुरू करने वाले जो शख्स थे उनका क्या नाम था? सुब्रमण्यम अय्यर। और इन्होंने ही बाद में जाकर के, जो हिंदू है आजकल काफ़ी फेमस है, यूपीएससी का कोई एस्पिरेंट ऐसा नहीं होगा जिसने कभी हिंदू नहीं पढ़ा होगा, कभी देखा पढ़ा होगा ही, भले बाद में कंटिन्यू ना किया हो। कोई इंडियन एक्सप्रेस पर स्विच कर लेता है, कोई हिंदू को पढ़ता रहता है। तो हिंदू जो न्यूज़पेपर अखबार है, इसको भी इन्होंने ही फाउंड किया हुआ था, और ये पहले जो आपका सबसे पहला तमिल न्यूज़पेपर उसके भी फाउंडर है ना। चलिए, सबसे पहली जो प्रिंटेड बुक थी ऑन इंडियन सॉयल वो भी यहीं से निकली हुई थी, जिसका क्या नाम था? ताम्बिरान वनक्कम। ताम्बिराम वनक्कम, जिसको 1577 में प्रिंट किया गया था गोवा में यूजिंग नेटिव तमिल मूवेबल टाइप कास्ट, ठीक है। सिनेमा की बात करें तो सबसे पहला जो परमानेंट सिनेमा यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो है वैरायटी हॉल सिनेमा, है ना। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। सबसे पहली जो साइलेंट फिल्म है, फर्स्ट साउथ इंडियन साइलेंट फिल्म, वो भी आपकी तमिल फिल्म थी एक। ये कीचका वधम, कीचक वधम भी कह सकते हो आप। कीचक नाम है एक माइथोलॉजिकल, अगर आप रेंडिशंस को देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी रिपीटेड नाम है अलग अलग माइथोलॉजीज के अंदर में। वधम मतलब वध, ठीक है। सो इसको प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था नटराज मुडलियार साहब ने 1980 में, इंडियन फिल्म कंपनी स्टूडियो जो कि मद्रास के अंदर में। फर्स्ट तमिल जो टॉकी थी वो आपकी थी कालिदास। इसको एच एम रेड्डी साहब ने 1931 में डायरेक्ट किया था और ये रिलीज हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट, पहला जो रेडियो स्टेशन है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब था, जो कि शुरू हुआ 1924 में। बाद में इसको कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास ने टेक ओवर कर लिया था 1929 में, और फिर ये फाइनली एआईआर के अंदर में 1938 में, आज़ादी से लगभग 9 साल पहले एब्जॉर्ब हो जाता है। 9 के 11 साल पहले। चलिए, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है आप देखोगे, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात के बाद, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली, कोरोमंडल कोस्ट कहते हो उसको आप। लॉन्गेस्ट बीच जो है 13 किलोमीटर का यहाँ पर ये बीच है, जिसको मरीना बीच कहते हो। ये लॉन्गेस्ट नेचुरल अर्बन बीच है भारत के अंदर में, और सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल अर्बन बीच की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसको किसने किया था? एक गवर्नर साहब थे जिनका नाम था मॉन्सुआर्ट एल्फिस्टन ग्रांड डफ। इन्होंने 1880s में इस बीच को यहाँ पर डेवलप किया था। हाईएस्ट पीक हमने ऑलरेडी बताई है वेस्ट, अगर आप वेस्टर्न घाट्स की देखोगे तब तो नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली तमिलनाडु की बात करते हो तो दूध बेटा नीलगिरीज के अंदर में पीक है, ये आपकी हाईएस्ट पीक है, और ये साउथ इंडिया की आपकी 4th हाईएस्ट पीक है। रिवर की बात करें तो मेजर रिवर जो कावेरी है वो सबसे बड़ी रिवर है, 805 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। इसको अक्सर अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, बिकॉज इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो गंगा के कंपैरिजन में तो छोटी है, लेकिन दक्षिण गंगा कहा जाता है बिकॉज वन ऑफ द मेजर रिवर है, और तमिलनाडु की लाइफ लाइन भी माना जाता है। खासकर इसका एग्रीकल्चर जो है काफ़ी डिपेंडेंट है इस रिवर पे। सिर्फ और सिर्फ जो इकलौती पेरिनियल रिवर है वो कौन सी है? थामिराबारनी रिवर, जो कि 128 किलोमीटर की है, और ये अगस्त मलई जो आपका हिल्स है वहां से ओरिजिनेट होती है, और ये तमिलनाडु के अंदर में फ्लो करती है, फ्लोज कंप्लीटली विद इन तमिलनाडु टू द गल्फ ऑफ मन्नार तक जाती है। लार्जेस्ट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो पिचवरम मैंग्रोव है, जहां पर 1100 हेक्टेयर के अंदर में आपको टोटल प्लांटेशन दिखाई देगा, या मैंग्रोव
का जो क्या कहते हो आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको दिखाई देगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु के अंदर में इरोड डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट है, जिसका एरिया 5700 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा, और इसके बाद कोयम्बटूर सेकेंड नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चेन्नई स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसका एरिया 426 स्क्वायर किलोमीटर ही आपको दिखाई देता है। हालांकि क्योंकि काफ़ी अर्बनाइज्ड है एरिया, मेजर सेंटर है, कैपिटल सिटी भी आपको दिखाई देती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको काफ़ी ज़्यादा इस हिस्से में दिखाई देगी। हाईएस्ट रेनफॉल जो चिनकलार रीजन है कोयम्बटूर के अंदर में, यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है, जो 5000 mm से भी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है एनुअली, ऑल्दो वेरी करता है ये ईयर बाय ईयर। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। ओल्डेस्ट फंक्शनल डैम जो है वो ग्रैंड एनिकट डैम यहाँ पर है ना। इसको सेकेंड सेंचुरी के अंदर में चोला किंग जो है आपके करिकालन, इन्होंने कावेरी रिवर के ऊपर बिल्ड किया हुआ था, और ये ओल्डेस्ट एक्टिव वाटर रेगुलेटिव डैम स्ट्रक्चर है, ना सिर्फ तमिलनाडु में, ना सिर्फ साउथ इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट एक्टिव वाटर रेगुलेटिंग डैम स्ट्रक्चर जो आज भी है। लार्जेस्ट डैम अगर हम कैपेसिटी के हिसाब से बात करें, ओल्डेस्ट तो हो गया, लार्जेस्ट डैम अगर हम कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो मेतूर डैम है ना। मेतूर डैम 1700 मीटर के आसपास आप देखोगे इसकी टोटल लेंथ है। और इसको भी कावेरी जो रिवर है उसके अक्रॉस 1934 में डेवलप किया गया था। लार्जेस्ट विंड फॉर्म आप क्लास के बाद एक बार इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्जेस्ट सोलर प्लांट, अगर आप देखते हो ना कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो गुजरात, राजस्थान विंड एनर्जी के लिए काफ़ी है, उसके अलावा जो साउथ इंडिया के कई सारे स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, ये काफ़ी आगे रहता है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कामुती सोलर प्रोजेक्ट है ना, ये लार्जेस्ट सोलर प्लांट है स्टेट के अंदर में, जिसकी टोटल कैपेसिटी 648 मेगावाट है। भारत के अंदर में जो सोलर का टोटल इंस्टॉल्ड हमारी कैपेसिटी है वो लगभग 152 गीगावाट के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, है ना। इसमें से 650 जो मेगावाट है, गीगावाट नहीं मेगावाट, वो आपका तमिलनाडु से आता है, जो ये लोकेटेड है कहाँ पर, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और इसको किसने कमीशन किया, अडानी पावर ने, 250 एकड़ से ऊपर के एरिया के अंदर में। बिजिएस्ट जो पोर्ट है वो टूटीकोरिन पोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देता है, चेन्नई पोर्ट आपको दिखाई देता है। ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है आपका पूरे ईस्ट कोस्ट के रीजन में। हाईएस्ट अगर हम टेम्पल टावर की यहाँ पर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप किया सकता है, क्लास के बाद आप एक बार देख सकते हो। लॉन्गेस्ट टेम्पल कॉरिडोर आपका रामनाथ स्वामी टेम्पल कॉरिडोर है, जिसको 1200 मीटर के ऊपर का आपको यहाँ पर लेंथ इसकी दिखाई देती है। ठीक है, और कई सारे 4000 से ज़्यादा पिलर्स हैं और इनके ऊपर कार्विंग की गई है, बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही प्रिसाइज कार्विंग जो है वो इसके ऊपर एग्जीक्यूट की गई है। अगर हम सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी हमने कहा कि पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन दोनों चेन्नई में बहुत ज़्यादा है, सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 4.6 मिलियन की पॉपुलेशन है 2011 के आंकड़े के हिसाब से। प्रेजेंट अभी आंकड़ा 2027 में हमें पता चलेगा, और ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी स्टेट के अंदर में, मतलब किसी भी क्या, तमिलनाडु की स्टेट के अंदर में। लीस्ट पॉपुलस जो डिस्ट्रिक्ट है आपको वो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, 7.5 लाख से भी कम आपको दिखाई देगा। कहाँ वो 46 लाख के आसपास, कहाँ ये देखो 7.5 लाख भी नहीं है ना। चलिए, हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपका कन्याकुमारी के अंदर में, मैंने बोला भी था, बड़ा ही सुलझा हुआ एक सॉर्टेड मुझे टाउन लगा, प्रोबेबली मैं ऐसे टाइम में गया था जहाँ पर हो सकता है लोग कहीं और घूमने के लिए गए हो, है ना। तो लेकिन फिर भी काफ़ी सॉर्टेड टाउन यहाँ पर दिखाई दिया। कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे अधिक लिटरेसी रेट है, लगभग 92% के आसपास, ये भी पिछले सेंसस के हिसाब से, है ना। और मेल फीमेल दोनों की अच्छी खासी यहाँ पर ये आपको लिटरेसी रेट दिखाई देगा। सेक्स रेशियो की बात करें तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1042, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। खासकर इस रीजन में बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, वहाँ पर कई बार फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी प्रैक्टिस नहीं आपको दिखाई देती है, जो आपको वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इंडिया में काफ़ी कॉमन दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट जो अर्बन एग्लोमरेशन है, ये आपका ग्रेटर चेन्नई मेट्रो का एरिया है, जिसकी टोटल लेंथ की बात करो तो 1200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है, और ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक सेंटर के तौर पे भी सर्व करता है। सबसे ज़्यादा अगर हम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट की बात करें नेशनली, तो भी तमिलनाडु का नंबर आता है, बिकॉज फैक्ट्रीज जो हैं यहाँ पर न्यूमेरिकली काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी आप देखोगे ना, अभी हमने बताया कि पौंडुचेरी में 2 हुई हैं डिक्लेयर, उससे पहले ढोलेरा करके जो है जहाँ पर टाटा अपना फैब्रिकेशन जो प्लांट है वो शुरू कर रहा है, उसको भी सेज का स्टेटस मिला, जो कि गुजरात के अंदर में। लेकिन इसी लेक्चर में जब मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा था तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर आपके हैं, तमिलनाडु के रीजन में आपको दिखाई देंगे। ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के अंदर में कौन है, आप जानते हो, करुणानिधि साहब जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट
सर्विंग चीफ मिनिस्टर, 18 साल से भी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर सर्व किया 5 अलग अलग टर्म के अंदर में। सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक जो क्राफ्ट गिल्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी समझ लो आप, जो कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर्स हैं, ये सबसे बड़ा एक क्राफ्ट गिल्ड है। सबसे ज़्यादा जीआई इंडिकेटर्स ये भी आपको तमिलनाडु के अंदर में दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने बात किया 55 से भी ज़्यादा जीआई टैग्स हैं स्टेट के पास। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इकोनॉमी की अगर बात करें तो जीएसडीपी है ना, उसमें साउथ इंडियन स्टेट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर आप स्टेट की जीडीपी देखोगे तो ये सेकंड है पूरे भारत के अंदर में महाराष्ट्र के बाद। और वैल्यू कितनी है इसकी, लगभग 31.5 लाख करोड़ के आसपास है। और एम क्या है इसका, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये बनने की इसके एक एम है, गोल है 2030 तक। जीएसडीपी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो नेशनल एवरेज के काफ़ी ऊपर है। लगातार ये 8 से 10% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों बड़ी स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई देते हैं। पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो भारत में थर्ड रैंक इसकी आपको दिखाई देगी, जो लगभग 3,15,000 के आसपास है। और ये नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल दिखाई देता है, जो कि बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स में आपको ये पर कैपिटा इनकम हाई ही दिखाई देती है। अर्बनाइजेशन के लेवल की बात करें तो इसका रैंक 1 है। अर्बनाइजेशन की अगर आप बात करो, जितने भी हमारे मेजर स्टेट हैं वहाँ पर 48% से भी ज़्यादा ये अर्बनाइजेशन का आपको लेवल या रेट दिखाई देता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर है जो तमिलनाडु के अंदर में अर्बन एरियाज के अंदर में रहती है। एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो आता है अलग अलग स्टेट में, उसमें भी ये चौथे नंबर पर रैंक करता है ना। खासकर जो चेन्नई जैसे इलाके हैं, कोयम्बटूर कॉरिडोर है, ये काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स की बात करोगे तो ये रैंक नंबर 1 है इसकी, इंडिया के अंदर में लार्जेस्ट वर्कफोर्स अगर आपको दिखाई देगा। 15% जो इंडिया का टोटल फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट है ना, वो आपको तमिलनाडु से आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, अब अगर हम इस जीएसडीपी का ब्रेकडाउन करें तो सर्विस सेक्टर से, जैसे कि देश में भी है कि लोग सबसे अधिक प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक टर्शरी सेक्टर का है। तो यहाँ पर भी आपका टर्शरी सेक्टर जो है वो 53% कंट्रीब्यूट करता है। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो 34, और एग्रीकल्चर जो है, लोग तो काफ़ी लगे होते हैं बट 13% ही ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्टेट की जीडीपी के अंदर में। तमिलनाडु को इस राइस बोल भी कहा के रूप में भी देखा जाता है। और इनफैक्ट तमिलनाडु के अंदर में जो ये कावेरी डेल्टा के आसपास का रीजन है ना, जहाँ पर ये आपका तिरुवरुर और नागापट्टिनम और तंजौर का एरिया है, ये राइस बोल ऑफ तमिलनाडु के रूप में देखा जाता है। ठीक है, कोर एग्रीकल्चरल जोन है ये। अच्छा, नेशनल अगर प्रोडक्शन की रिकॉर्ड करोगे तो बनानाज और लूज फ्लावर में ये फर्स्ट रैंक करता है। अगर आप टेपियोका और कैस्टर की बात करोगे उसमें भी फर्स्ट रैंक है इसकी। कोकोनट में इसकी सेकंड रैंक आपको दिखाई देगी। एग और पोल्ट्री के अंदर में भी एक मेजर प्रोड्यूसर है, सेकंड रैंक आपको दिखाई देती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल कैपिटल के रूप में भी इसको देखा जाता है, और इसको कई बार एक लेबल दिया जाता है डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया, है ना। बिकॉज इंडिया का जो 35% ऑटो कंपोनेंट है और 30% टोटल ऑटोमोटिव जो प्रोडक्शन है, वो आपको चेन्नई श्री पेरुम्बदूर कॉरिडोर के रीजन में दिखाई देता है, जो कि तमिलनाडु के अंदर में है। टेक्सटाइल पावर हाउस भी है ये पर्टिकुलर स्टेट। कई सारे आपने देखा कि 1 डजन तो सिर्फ फैब्रिक और जो टेक्सटाइल है या साड़ीज जो है उनको जीआई टैग मिला हुआ है 55 में से, है ना। इसीलिए इसको कई बार मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, कोयम्बटूर को खास करके, है ना। चलिए, फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने कहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्री और वर्कफोर्स भी सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज और सास जो सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की कंपनीज है ना, वो भी आपको सबसे अधिक यहाँ पर दिखाई देते हैं। जोहो देखोगे आप, जोहो फ्रेश वर्क काफ़ी चर्चा में था अभी, बॉयकॉट माइक्रोसॉफ्ट जो कैंपेन चल रहा था, है ना। मेडिकल टूरिज्म में भी ये आपको सबसे आगे दिखाई देगा, इसको हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 40% जो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म आपको दिखाई देता है, बिकॉज इंडिया में वैसे भी मेडिकल जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। फैसिलिटी हो सकता है, केयर जो हो सकता है, एमिनिटीज़ हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बेटर हो, लेकिन कई लोगों को कॉस्ट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कॉस्ट काफ़ी एफिशिएंट है अगर आप इस रीजन में देखोगे तो। हम्म अच्छा, इस वाले पोर्शन को वी कैन लीव। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक देखो, कुछ चीज़ें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको आप देख सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें तमिलनाडु लीडर है, फर्स्ट रैंक इसकी आती है। सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर में, स्मार्टफोन्स, हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, वो तमिलनाडु से ही निकलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में भी मैंने आपको बताया कि मेजर स्टेट है अलॉन्ग विद अदर साउथ इंडियन स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड वेस्टर्न स्टेट्स लाइक गुजरात। ठीक है, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो चेन्नई पोर्ट की ऑलरेडी हमने कहा है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है आपका पूरे ईस्ट कोस्ट के रीजन में, और सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर टर्मिनल भी है आपका भारत के अंदर में, है ना।
वीओ चिदम्बरनार जो पोर्ट है आपका, काफ़ी चर्चा में रहता है, न्यूज़ के अंदर में रहता है, ये भी इसी स्टेट के अंदर में लोकेटेड है। अब हम अगर रोड नेटवर्क की बात करें तमिलनाडु में, तो नियरली 75,000 किलोमीटर के आसपास की रोड लेंथ है, जिसके अंदर में नेशनल हाईवेज भी इंक्लूडेड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अंदर में आते हैं, लेकिन फिजिकली तो है स्टेट के अंदर में ही। तो कोई इंक्लूजन में आपको ये नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि कहाँ पर इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर इसमें से हम नेशनल हाईवे को हटा दें तो कितनी लेंथ बचती है? 68,000 किलोमीटर। तो यानी कि जो शेयर है नेशनल हाईवेज का, वो लगभग कुछ 7,000 किलोमीटर के आसपास का, यानी कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो 10-11% जो है वो नेशनल हाईवेज का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेशनल हाईवे ये देखिए, आप बताया ना हमने, लगभग 7,000 किलोमीटर के आसपास में। हम्म अब स्टेट हाईवे जो है वो लगभग 12,500 किलोमीटर के आसपास है। जो डिस्ट्रिक्ट रोड है वो 12,000 किलोमीटर के आसपास, और अदर जो डिस्ट्रिक्ट रोड है वो सबसे ज़्यादा 43,500 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको कवर करती है। में जो एयरपोर्ट है उसकी बात कर लेते हैं। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का मेजर एयरपोर्ट है। इसका जो IATA कोड है 3 डिजिट, जैसे दिल्ली के लिए DEL होता है ना, तो वैसे इसका जो कोड है वो क्या है, MAA, और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देन आपका तिरुचिरापल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका IATA कोड TRZ है, और ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका। देन कोयम्बटूर, मैं पर्सनली इन्हीं दोनों में गया हूँ तमिलनाडु में, चेन्नई और कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, है ना। तो ये CGB इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि IATA कोड है इसका, और ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मदुरई जो एयरपोर्ट है ये आपका कस्टम और इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट की कैटेगरी में आता है। ट्यूटिकोरिन आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। सेलम जो है वो भी आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, टोटल अगर हम यहाँ पर अब रेलवे की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं, रेलवे रूट की, तो टोटल जो रूट है रेल कंपोनेंट वो 4,000 किलोमीटर के ऊपर, इनफैक्ट 4,100 किलोमीटर के भी ऊपर आपको दिखाई देगा, है ना। और ऑलमोस्ट इसका टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। मेन एडमिनिस्ट्रेटिव जो हब है वो है सेंट्रल चेन्नई। सेंट्रल चेन्नई ओल्डेस्ट जो टर्मिनल यहाँ पर है वो है रायपुरम रेलवे स्टेशन। जोनल जो हेडक्वार्टर है, अभी आपने पढ़ा होगा एक न्यू साउथ कोस्टल जो आपका रीजन है, SCOR, साउथ कोस्टल रीजन, एक नए न्यू आप कहोगे रेलवे जोन के रूप में इसको नोटिफाई किया गया है अभी 2026 में, अप्रैल या मई के महीने में, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, SCR और SCOR में। SCOR साउथ कोस्टल आपका रीजन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है SCOR का, ये वाइजैग में, विशाखापट्टनम के अंदर में, है ना। और SCR जो है ये हेडक्वार्टर्ड है चेन्नई में, जोनल हेडक्वार्टर साउथ रेलवे इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आती है। आप अगर कभी, मेरे ख्याल से कहाँ से चलती है, कुनूर जो जगह है ना, कुनूर से लेकर के आप देखोगे, कुनूर के आगे एक जगह इनफैक्ट आपको दिखाई देती है, वहां से लेकर के ऊटी के एरिया तक जाती है, जहां पर मैंने बताया ट्राइबल, है ना। तो ये देखोगे आप, ये मेटुपल्लयम करके एक जगह है, बेसिकली यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हो, कुनूर के आगे आपको दिखाई देगा। तो ये यूनेस्को ने इसको अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज किया था 2005 के अंदर में। पम्बन रेल ब्रिज जो है ये इंडिया का पहला सी ब्रिज है, जो हमने पहले ही बताया कि 1940 में कमीशन या ओपन हुआ था। 2 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ आपको दिखाई देती है। चेन्नई के अंदर मेट्रो भी आपको दिखाई देती है, चेन्नई मेट्रो रेल, है ना, CMRL, रैपिडली एक्सपैंड भी की जा रही है इसको। चलिए, सबसे पहला जो हमने बात किया था कि देश का हमारा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, वो भी चेन्नई के अंदर में हमें दिखाई देता है। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अलग अलग जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, उसकी रैंक क्या है इंडिया के अंदर में। शुगर केन नेशनली अगर हम रैंक करते हैं इसको, तो ये 5वीं रैंक आती है शुगर केन का, टॉप 5 प्रोड्यूसर में से आपको दिखाई देगा। मेजर कोयम्बटूर इरोड जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये प्रोड्यूस किया जाता है। फिंगर मिलेट में इसकी 3rd रैंक है, ग्राउंड नट में इसकी 4थी रैंक है, ऑयल सीड जो आपके हर तरीके के उसमें उसकी 5वीं रैंक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर नेशनल रैंक प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बात करें और नेशनल रैंक अगर हम यील्ड के हिसाब से बात करें, तो ये दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। यील्ड के हिसाब से इन सारी चीज़ों में सबसे पहला इसका रैंक आपको दिखाई देता है। मेज के अंदर में भी ये टॉप प्रोड्यूसर है। राइस जो है हमने ऑलरेडी बात किया, कई इलाके जो यहाँ पर हैं वो राइस बोल के तौर पे भी देखे जाते हैं। कोर्स मिलेट में भी ये टॉप 10 के अंदर में आता है, यील्ड और प्रोडक्शन दोनों के बेसिस पे। बनानाज में भी इसकी फर्स्ट रैंक है, लूज फ्लावर में फर्स्ट रैंक है, गुआवा में सेकंड रैंक है, और जो कसावा होता है उसके अंदर में भी इसकी सेकंड रैंक आपको दिखाई देगी। टर्मरिक में सेकंड है, कोकोनट में इसकी रैंक फर्स्ट नहीं, आई थिंक सेकंड है मेरे ख्याल से, फर्स्ट इसकी तो नहीं है जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अभी।
है ना। प्लांटेशन जो टी का है उसमें भी इसकी रैंक सेकंड, अच्छा सॉरी ये प्रोडक्शन के हिसाब से रैंक है, यील्ड की बात नहीं हो रही, तो वहां पर ये सही हो सकता है, दिस कैन बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कॉफी प्लांटेशन में प्रोडक्शन के हिसाब से रैंक इसकी थर्ड यहाँ पर बताई जा रही है। आप में से जो बच्चे बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप एक ऐसे सिंगल कोर्स के अंदर में एनरोल करना चाहते हो जहाँ पर आपको टोटल सॉल्यूशन मिले, मतलब जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट जो आपको अलग अलग जगहों पे इधर उधर, कहीं पे करंट अफेयर्स आप देख रहे हो, कहीं पे क्वांट कर रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, वो हमारा बैंकिंग सुपर एलीट जो कोर्स है उसके अंदर में होती है। और यहाँ पर अभी हम अचीवर प्रोग्राम को भी लेकर के आए हैं, जिसके ऊपर एक वीडियो यहाँ पर डला हुआ है, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हो। अगर आप पार्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर में भी आप डाल सकते हो, नहीं तो काउंसलिंग टीम का नंबर आपको दिखा रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अब एग प्रोडक्शन में इसकी सेकंड रैंक है प्रोडक्शन वाइज, अगर आप देखते हो तो खासकर नामकलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में प्रोड्यूस होता है। फिश कैप्चर में चौथी रैंक है, मीट प्रोडक्शन में छठवीं रैंक है, मिल्क प्रोडक्शन में आठवीं रैंक आपको दिखाई देती है। अच्छा, अब देखोगे ना पीवीटीजी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब और पीवीटीजी में क्या अंतर है। ट्राइब एक कोई एथनिक ग्रुप होता है जिसका एक पर्टिकुलर कस्टम है, एक पर्टिकुलर कल्चर है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, उसको आप ट्राइब कहते हो, है ना। ट्राइब के अंदर में जो लोग थोड़े से मार्जिनलाइज होते हैं, जिनको हमारे थोड़े से प्रोटेक्शन की जरूरत है, वेलफेयर प्रोग्राम्स की जरूरत है उस, है ना, वो शेड्यूल ट्राइब होती है, जिसको प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ कंसल्ट करके आर्टिकल 342 के माध्यम से नोटिफाई करता है। तो हर एक शेड्यूल ट्राइब ट्राइब तो है, पर हर एक ट्राइब शेड्यूल ट्राइब नहीं है। अच्छा, इस शेड्यूल ट्राइब में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा, जिनकी कंडीशन और भी खराब है, सबसे खराब है ना, वो आपके उनके लिए एक अलग सब कैटेगरी बनी हो, जिसको आप पहले पीटीजी कहते थे, आज के समय में 2006 से उसको पीवीटीजी कहा जाता है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सबसे अधिक इनकी जो संख्या है वो उड़ीसा के अंदर में है। और संख्या की बात अगर हम करें तो दो डायमेंशन आ जाते हैं, पॉपुलेशन कहाँ पे सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश में, ग्रुप्स पीवीटीजी के सबसे अधिक कहाँ पर हैं, उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, तो पहले जब आंध्र प्रदेश का डिवीजन नहीं हुआ था, बाइफर्केशन नहीं हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में भी सेकंड सबसे हाईएस्ट पीवीटीजी थे, 12 थे, और उड़ीसा में 13 हैं। तमिलनाडु में भी कुछ आपके पीटीजीज हैं या पीवीटीजीज हैं, जैसे इरुलर या इरुला जो ट्राइब है आपकी, काता न्यूक्कम जो ट्राइब है आपकी, पानियान जो ट्राइब है आपकी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है आपकी, पानियान है, काफ़ी छोटी पॉपुलेशन है, 10,000 के आसपास की पॉपुलेशन है। इरुलर की तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास आज के समय में होगी, इनकी पॉपुलेशन पानियान की काफ़ी कम है। कुरुम्बा और टोडा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सब नेबरिंग ट्राइब है, सारी की सारी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में आपको दिखाई देती है। ठीक है ना, इनकी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे टोटल भी 10,000 नहीं है, टोटल भी 10,000 की पॉपुलेशन नहीं है, तो छोटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ऑलराइट, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम पॉपुलेशन वाइज, अब पीटीजी की बात खत्म हो गई, पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ट्राइब्स कौन सी हैं, तो मलयाली जो इट इज, इसको केरला की जो भाषा है उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये ट्राइब का नाम है यहाँ पर। ये इसकी सबसे मेजर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करते हो तो ये ट्राइब है। इरुलर भी 2 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है ना। कुटनायकम जो है ये भी एक मेजर ट्राइब है इसकी। कुरुमांस, पानियांस, ये सारी की सारी आपकी मेजर ट्राइब्स हैं स्टेट की। ठीक है, अब हम मेजर वाटरफॉल्स की बात कर लेते हैं। थालियार फॉल्स आपको दिखाई देगा, ये लगभग 297 मीटर की इसकी लेंथ है, 1000 फीट के आसपास आप मान सकते हो। होगेनकल फॉल्स जो है आपका, इसको नाइगरा फॉल्स ऑफ इंडिया भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसकी लेंथ मतलब हाइट तो काफ़ी छोटी है, 20 मीटर के आसपास है। कोर्टालम फॉल भी है जिसकी हाइट अराउंड 167 मीटर के आसपास है। किन डिस्ट्रिक्ट में है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं, डिंडीगुल के अंदर में पहला वाला है, धर्मपुरी के भी अंदर में सेकंड वाला है, तानकाशी के अंदर में थर्ड वाला है। ठीक है, अगाया गंगई फॉल 91 मीटर की इसकी टोटल हाइट है। केथरीन फॉल 76 मीटर के आसपास इसकी आपको हाइट दिखाई देगी। सुरुली फॉल जो है वो 58 मीटर का है। इसके अलावा थिरुपरपु फॉल्स 15 मीटर का है। मंकी फॉल्स है यहाँ पर, वो 18 मीटर का है। किलियूर फॉल्स है आपका 91 मीटर्स का, जो कि अगेन सेलम के अंदर में है। मंकी फॉल्स कोयम्बटूर के अंदर में है। और थिरुपरपु जो आपका वाटरफॉल है ये कन्याकुमारी के अंदर में है। चलिए, अब इसमें से अगर हम दिखाएं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका थिरुपरप्पू फॉल जो कन्याकुमारी में है, ये आपका स्मॉलेस्ट है आउट ऑफ दीज विच आर मेंशन, जो मेजर वाटरफॉल्स यहाँ पर मेंशन किए गए। ठीक है, और जो सबसे हाईएस्ट है वो कौन सा है, थालियार, थालियार। ठीक है, हाईएस्ट है ये आप देखोगे तमिलनाडु में, और 8th हाईएस्ट है इंडिया के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ मेजर लेक्स और रिजर्वॉयर्स की बात कर लेते हैं। तो पुलिकत लेक जो है यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है भारत में चिलिका के बाद, और ये आपका तिरुवल्लुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, जो आंध्र प्रदेश से क्या करता है, बॉर्डर करता है।
देन आपका वीरनम लेक है, ये मैनमेड एक रिजर्वायर बेसिकली है जो कि 10th सेंचुरी एडी में बनाया गया था, है ना। देन कलिवई एक है, ये आपका किस रीजन में है, विलुपुरम रीजन के अंदर में आपको दिखाई देता है। देन मधुरुनाथकम लेक है आपका चिंगलीपट्टू के रीजन में दिखाई देगा। देन चिम्ब्रबक्कम लेक है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा थोड़ा अलग हो, है ना, गलत हो सकता है। चिम्बर चिम्बरमबक्कम लेक, आई एम ट्राइंग टू मेक इट करेक्ट, ये आपका कांचीपुरम रीजन के अंदर में आपको दिखाई देती है। पुजकाल लेक जो आपका है, ये आपका तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में दिखाई देगा आपको। कोडाईकनाल लेक है आपका डिंडीगुल के अंदर में, ये मैनमेड स्टार शेप की एक काफी फेमस लेक है। ऊटी लेक जो है ये आपकी मैनमेड लेक है जो नीलगिरीज के अंदर में दिखाई देती है। सिंगानलुर लेक जो आपकी है वो कोयम्बटूर के अंदर में है, नेचुरल अर्बन वेटलैंड है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, खासकर जिनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो मॉन्यूमेंट का ग्रुप है महाबलीपुरम के अंदर में, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो डिक्लेयर किया था। ये महाबलीपुरम कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है, कहाँ पर लोकेटेड है, चिंगलीपुटू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। कब बनाया गया था, 7वीं 8वीं शताब्दी में पल्लव डायनेस्टी के लोग ने बनाया गया था। एक रॉक कट केव टेम्पल है ये, और 5 रथास यहाँ पर जो बिल्ड किए गए हैं उस किसने किए हैं, महेंद्र वर्मन वन और नरसिम्ह वर्मन वन जो किंग्स थे उन्होंने किए हैं। ठीक है, किस डायनेस्टी के, पल्लव डायनेस्टी के। देन बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर के अंदर में, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है 1987 के अंदर में, जब राजीव गांधी साहब आपके पीएम थे। ये कहाँ है, तंजौर के अंदर में। ठीक है, देन आपका बृहदेश्वर टेम्पल है, ये अरियलूर के डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देता है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2004 में इसको इंक्लूड किया गया था और राजेंद्र वन ने इसको बनाया था। बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें तो इसको इंपीरियल चोलाज ने 1000 सीई के आसपास बनाया था, इसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल भी बोला जाता है। देन आपका ऐरावतेश्वर टेम्पल है, जो ऐरावत जो इंद्र के हाथी को भी नाम दिया गया है, ये आपका 2004 में सेम ईयर में जब आपका बृहदेश्वर टेम्पल को एंटर किया गया, इसको भी उसी सेम ईयर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एंटर किया गया। ये आपका तंजौर के अंदर में, इसको राजा राज 2 ने 12th सेंचुरी एडी में बनाया था, जो कि एक इंपीरियल चोला रूलर थे, है ना। और ये चैरियट शेप का है, रथ शेप का आपको दिखाई देगा, ऐरावतेश्वर टेम्पल। ठीक है, इसके बाद नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है, ये कोई टेम्पल नहीं, माउंटेन रेलवे, अभी हमने बात किया ना मेलुपट्टम, क्या नाम था रीजन का, वहां से लेकर के जो ऊटी तक चलती है ना। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2005 में एंटर की गई थी। ये ब्रिटिश के ज़माने का इसका कंस्ट्रक्शन है, 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के आसपास का, 19th सेंचुरी के एंड में, 20th सेंचुरी के एंड में, 19th सेंचुरी के एंड में, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। देन जिंजी फोर्ट, ये आपका एएसआई मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसको एएसआई डिक्लेयर करता है। ये वेलुपुरम के अंदर में है और इसको 13th से 18th सेंचुरी के बीच में बनाया गया चोला शासकों के द्वारा, इसको ट्रॉय ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। देन सीतानवासल केव टेम्पल्स बड़ा फेमस है, इसको भी एसआई ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूड किया हुआ है। ये 2nd से 9th सेंचुरी सी के बीच में बना हुआ है, पांड्या और जैन ओरिजिन का माना था। कई सारे रॉक कट जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। देन आपका तिरुमलई नायकार महल है, ये स्टेट प्रोटेक्टेड है, कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, मदुरई के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, सीतानवासल कहाँ पर है, पुदुकोटई के अंदर में लोकेटेड आपको दिखाई देगा। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट जो शुरू में भी हमने डिस्कस की थी, जैसे अतिरम पक्कम की हमने यहाँ पर बात की थी, है ना, तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लोकेटेड है। ये लगभग 1.5 मिलियन ईयर अगो पुरानी ये आपकी साइट है, एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, लोअर पेलोथिक टाइम पीरियड को ये बिलोंग करती है, और हमने किसने इसको ढूंढा था वो पहले ही बता चुके हैं। आदि कन्नलूर आपकी थोंतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, इसका टाइम पीरियड जो है वो मेगालिथिक और आयन एज के साथ में जुड़ा हुआ है। किजाड़ी काफ़ी फेमस है ना, इसका ये कहाँ पर लोकेटेड है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लोकेटेड है। इसकी जो डेट है वो 3rd सेंचुरी एडी से 6th सेंचुरी बीसी के बीच में दिखाई देती है, और ये सेकेंड अर्बनाइजेशन के फेज को यहाँ पर मार्क करता है। ठीक है, देन कोडुमनाल है आपका, जो इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ये आपका 4th सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी के बीच में है, और ये आयन एज और अर्ली हिस्टोरिक टाइम पीरियड के अंदर में बिलोंग करता है। ठीक है, अरिका मेडू भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइट है। देन आपका पुम्पुहार, जो कि एक मेजर पोर्ट था, चोला पोर्ट था, हमने ऑलरेडी बात की है। शिवगलई जो कि थोटुकुड़ी में है, इस आर्कियोलॉजिकल जो मैंने ब्रीफिंग दी थी शुरुआत में, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, ब्रॉन्ज एज की एक साइट है, आयन एज के साथ में जुड़ी हुई है ना। देन आपका मैला दुमपरई भी आपकी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइट आ जाती है, जो कृष्णागिरी के अंदर में लोकेटेड है। अब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है मदुमलई नेशनल पार्क, जो कि नीलगिरीज के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लोकेटेड है, और 1940 में इसको स्टैब्लिश किया गया था।
ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है और ये कॉन्टिन्यूएशन को फॉर्म करता है कर्नाटका के अंदर में बंदीपुर का और वायनाड के अंदर में केरला का जो रीजन है, क्षेत्र है, उसके साथ में। यहाँ पर आपको एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर्स और इंडियन वल्चर जो हैं इनकी वेराइटीज दिखाई देंगी। ठीक है। देन आपका अन्नामलई नेशनल पार्क जो है ये आपका वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है ना, और ये कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर लायन टेल्ड मकेक होता क्या, ये मंकी है, मंकी की वेराइटी है, मंकी की स्पीशीज है। ठीक है। नीलगिरी तहार या तार जिसको आप कहते हैं और मालबार जाइंट स्क्विरल जो है इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। विंडी नेशनल पार्क की बात अगर हम बात करें तो ये चेन्नई के अंदर में लोकेटेड है आपका। 1978 में इसको यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है। यहाँ पर ब्लैक बक जो है आपके और चीतल की वेराइटीज स्पीशीज आपको दिखाई देती है। देन गल्फ ऑफ मनार मरीन नेशनल पार्क जो आपका थोथुकुडी और रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में दिखाई देता है। ये 1986 में स्टैब्लिश हुआ था और यहाँ पर 21 अनहेबिटेड आइलैंड है। अनहेबिटेड मतलब कोई रहता नहीं है। ठीक है। जो कि कोस्टल एरियाज के साथ में, और यहाँ पर सी काऊ की जो एंडेंजर्ड वैरायटी है वो आपको दिखाई देगी और भी कई सारे कोरल रीफ वगैरह दिखाई देते हैं। देन मुकुर्ती नेशनल पार्क जो अगेन नीलगिरीज में है, 2001 में इसको स्टैब्लिश यहाँ किया गया था। यहाँ पर भी नीलगिरी तहार जो है वो मिलता है। ठीक है। चलिए अब मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे आ जाते हैं। पहला जो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है श्री विलयपुथुर गिजिल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका तेनकाशी और विरुधुनगर के अंदर में आता है। ठीक है। यहाँ पर आपको जो जायंट स्क्विरल है, गिजिल्ड जायंट स्क्विरल, इसकी वैरायटी दिखाई देती है। देन आपका पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नागापट्टिनम के अंदर में आता है। यहाँ पर फेमस जो स्पीशीज हैं वो है ब्लैक बक की और माइग्रेटरी कई सारे बर्ड्स की। ठीक है। नेक्स्ट कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अगेन कन्याकुमारी के अंदर में ही आएगा। यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड्स और एलिफेंट की स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है। आगे कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कहां पर लोकेटेड है, कृष्णागिरी और धर्मपुरी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। यहाँ पर एशियन एलिफेंट और स्मूथ कोटेड ऊटर्स जो हैं आपको वो भी दिखाई दे जाएंगे। मेघमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है। यहाँ पर एलिफेंट, गौर और सलीम अलीज फ्रूट बैट आपको दिखाई देते हैं। सलीम अली जो एक काफी फेमस कंजर्वेशनिस्ट कम फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, है ना, तो उनके नाम पे फ्रूट बैट जो है ये आपको दिखाई देते हैं। देन आपका सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इरोडे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। यहाँ पर बंगाल टाइगर और इंडियन लेपर्ड की स्पीशीज आपको दिखाई देती है। इट एक्ट एज अ क्रिटिकल इकोलॉजिकल, ये एक ब्रिज के तौर पर है। हम देख लो ना, बंगाल टाइगर भी है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में ये इंपॉर्टेंट ब्रिज के तौर पर भी एक्ट करता है। देन आपका वलांदू ब्लैक बग सेंचुरी है जो तो थोथुकुडी में है। नाम से पता चल रहा है कौन सी स्पीशीज मेजर स्पीशीज होगी, ब्लैक बग की स्पीशीज। रामसर, अच्छा तमिलनाडु का मैंने आपको एक चीज तो बतानी भूल गई। तमिलनाडु भारत का वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम रामसर साइट दिखाई देती है ना। रामसर साइट स्टार्ट हुआ था, इसको नोटिफाई किया गया था एज पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन, जो कि कहां पर कब हुआ था, 1971 में। और कहां पर ये रामसर कहां लोकेटेड है, ये ईरान के अंदर में लोकेटेड है। ये दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है ना, उनको हाईलाइट करता है, उनकी इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल जो वैल्यू है उसको यहाँ पर दर्शाता है। तो भारत ने अभी इसी मंथ में जून 2026 में यूपी के अंदर में एक आपका नया रामसर साइट को डिक्लेयर किया गया है। और इसके साथ भारत में टोटल 100 रामसर साइट हो गए, है ना। और सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट है। और यूपी में सेकंड, इसके बाद 13 रामसर साइट है। रामसर साइट की अगर बात करें तो दुनिया में यूके के पास सबसे अधिक रामसर साइट है, 175 के आसपास में कुछ। देन मैक्सिको के पास है सेकंड पे 145 प्लस के आसपास में। और इंडिया थर्ड नंबर पे आ चुका है, पहले भी थर्ड पे ही था बट अब ये उस प्रेस्टिजियस लिस्ट में आ गया जिन कंट्रीज के पास 100 या उससे ज्यादा रामसर साइट है। तो टोटल हमारे पास 100 रामसर साइट है। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक है। ये पुराना लिस्ट है, ये 19 की जब बात हो रही है, अभी टोटल 20 रामसर साइट आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन सी है, पॉइंट कैलीमेयर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2002 में इसको नोटिफाई किया गया था। देन आपका कारिकिली बर्ड सेंचुरी 2022 में, काफी रिसेंटली। एक आपका नागपट्टिनम के अंदर में, दूसरा चिंगलीपुट के अंदर में है। देन आपका पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो चेन्नई में है, इसको 2022 में अगेन रिसेंटली नोटिफाइड है। देन आपका पिचवारम मैंग्रोव जो कि 2022 में नोटिफाई हुआ है। वेदांत अंगल बर्ड सेंचुरी 2022 में, विलोड बर्ड सेंचुरी 2022 में। ज्यादातर एडिशन आप देख रहे हो काफी रिसेंट है, देखो 3 और 2022 के आ गए। वेम्बनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी और चित्रगुडी बर्ड सेंचुरी।
ठीक है, इसमें से 2 जो हैं ये रामनाथपुरम में और एक आपका वेम्बनूर जो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है कन्याकुमारी के अंदर में, ये सारे भी 22 में हुए हैं। 22 में 3 और इंस्क्रिप्शन आपको दिखाई दिए हैं, जिसमें से सुचिंद्रम थ्योर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कन्याकुमारी में, वेदावुर बर्ड सेंचुरी इन द तिरुवरुर, देन आपका कांजीरनकुलम एंड कोंथुकुलम, जो कि एक तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ये भी आपका लेटेस्ट एडिशन है तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। गल्फ ऑफ मनार मरीन मरीन बायोस्फीयर, जिसकी ऑलरेडी हमने एक बार बात की है, ये 2022 में इंस्क्राइब किया गया था। और उदय मार्थ उदय मार्थांडपुरम बर्ड सेंचुरी जो कि तिरुवर के अंदर में, ये भी 2022 में नोटिफाई की गई है। कारावती बर्ड सेंचुरी ये आपकी 2024 में नोटिफाई की गई है। 2024 में 3 और नाम ऐड हुए, जिसमें से लॉन्गवुड शोला रिजर्व जो कि नीलगिरीज के रीजन में है, वेडावुर बर्ड सेंचुरी जो कि थिरुवुर के रीजन में है, नंजरयान लेक जो कि तिरुपुर के रीजन में है, ये सब 2024 के अंदर में एडिशन किया गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मेजर जो रिसोर्सेज हैं या क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स हैं, है ना, उनकी बात करें, तो जो आपका ब्राउन कोल होता है ना, जिसको लिग्नाइट भी कहते हो, कोल की आपकी 4 मेजर फॉर्म्स या वेराइटीज होती है। सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी जो होती है उसको एंथ्रासाइट बोला होता है ना। ये भारत में इसके रिजर्व बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया में ज़्यादा क्या यूज़ होता है, जो बिटुमिनस है इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। थर्ड पे आता है आपका लिग्नाइट, इसके अंदर में कार्बन का जो कंटेंट है वो कम होता है ना। और सबसे जो बेकार फॉर्म होता है उसको आप पीट कहते हो। तो बिटुमिनस और सब बिटुमिनस जो इसका एक और फॉर्म है, उसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, ठीक है ना। और लिग्नाइट जो है इसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, आपके कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है, ये करंट अफेयर्स में था, जिसको पता है वो मुझे बताए। कोल गैसिफिकेशन के लिए रिसेंटली कहाँ पर एक नया प्लांट स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको हिंट देता हूँ, उड़ीसा के अंदर में शुरू। आप मुझे जगह का नाम बताओ अगर आपको पता है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। तो लिग्नाइट में जो आपकी कोल की वैरायटी है, फॉर्म है, जिसको ब्राउन कोल भी कहते हो, इसमें रैंक 1 है अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से और रिजर्व के हिसाब से बात करें तो। गार्नेट जिसको बीच सैंड कहते हो, इसमें भी फर्स्ट रैंक है। इलेमेनाइट और र्यूटाइल के अंदर में इसकी फर्स्ट रैंक आपको दिखाई देती है, और मोनजाइट के अंदर में इसकी थर्ड रैंक आपको दिखाई देती है। अच्छा, जो ब्राउन कोल लिग्नाइट है ना, उसकी तो इसके पास 80% टोटल भारत में जितने रिजर्व है उसका 80% यहाँ पर आपको दिखाई देता है। इवन गार्नेट बीच का 70% जो इंडिया का प्रोडक्शन है ना, वो 70% तमिलनाडु से आता है। मैग्नेसाइट इसकी भी फर्स्ट रैंक है प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप बात करो। ड्यूनाइट में भी फर्स्ट रैंक है इसकी, वर्म्यूकुलेट में भी इसकी फर्स्ट रैंक है ना। देन क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार में भी इसकी सेकंड रैंक है। लाइमस्टोन में इसकी चौथी रैंक है, और ग्रेफाइट में इसकी चौथी रैंक आपको दिखाई देती है। और इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पर एंड में आ चुके हैं। डिटेल्ड सेशन था, लगभग 1.5 घंटे ही हमारा सेशन चला, और हमने तमिलनाडु को पूरी तरीके से यहाँ पर डिकोड किया। हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन के हिसाब से पता होनी चाहिए वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर में आप बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी लोग के साथ भी जरूर शेयर कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, ताकि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना और सेशन को अटेंड करना ना भूलो। उसलिए यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर सिर्फ हमारे स्टैटिक जीके के नहीं, बाकी भी जो इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं आपके, उनके अपडेट्स आते रहते हैं। So goodbye, take care, have a very nice day. Thank you again. All the best for all those who are preparing for certain government examinations. See you in the next video with some other new state. Till then, keep learning.